अध्याय 361 भयंकर युद्ध। जियान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इस सफेद बाघ की रक्षा कर रहा हूं। जब तक मैं जियान चेन जिंदा हूं, मैं किसी को भी उस पर हाथ नहीं डालने दूंगा। जियान चेन, तुम इतनी परेशानी क्यों झेल रहे हो? एक जादुई जानवर की परिपक्वता दर आम तौर पर बहुत धीमी होती है। एक क्लास 6 जादुई जानवर को परिपक्व होने में सबसे तेज 10 साल या सबसे धीमी 100 साल लग सकते हैं। फिर अगर हम अनगिनत संसाधनों को शामिल करें तो यह एक बहुत बड़ी लागत होगी। अपनी प्रतिभा के साथ आपको एक संत शासक बनने में लगभग 10 साल और लगेंगे। मुझे यकीन है तब तक आप हमारे मोयुन कबीले के साथ किसी भी परेशानी से बचते हुए खुद को पालने की लागतों से गुजरे बिना एक और विनम्र क्लास 6 जादुई जानवर को वश में कर सकते हैं। स्वर्ग संत मास्टर स्पष्ट रूप से जियान चेन के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते थे और उम्मीद कर रहे थे कि जियान चेन हार मानने की पहल करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि भाड़े के सैनिकों का हर एक राजा हमेशा कम से कम एक स्वर्ग संत मास्टर रहा है और विशाल बहुमत के लिए एक संत शासक, जिसका अर्थ है कि जियान चेन ऐसा व्यक्ति था जिसे वे बाद में अपमानित नहीं कर सकते थे। मैं जियान चेन ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अपनी बात से पीछे हट जाए। तुम भी उन विचारों को छोड़ दो, मैं इस शावक को किसी और से भी छीन लूंगा। जियान चेन की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि वह स्वर्ग संत मास्टर से बिना किसी डर के लड़ने के लिए तैयार था। मोयुन कबीले के पूर्वज ने एक छोटी सी आह भरते हुए कहा, जियान चेन, कक्षा 6 का शावक कुछ ऐसा है जिसे मेरा मोयुन कबीला चाहता है। यदि आप इस नाटक को जारी रखना चाहते हैं तो आप हमारे मोयुन कबीले को अपमानित करेंगे। जियान चेन की आंखों में चमक बढ़ती गई और फिर वे बूढ़े की ओर एक तीखी क्यूई में बदल गईं। अगर तुमने हिम्मत की तो समझो तुम्हारा मोयुन कबीला मेरे लिए मर चुका है। कोई समझौता नहीं होगा, मैं तुम्हारे मोयुन कबीले का सफाया कर दूंगा। ऐसा कहते हुए पूर्वज का चेहरा एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसने भी जियान चेन को घूरते हुए कहा, जियान चेन, तुम जो कह रहे हो उसके बारे में तुम सोच नहीं रहे हो। हालांकि तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन अपनी ताकत के बावजूद तुम में मुझसे ऐसे शब्द कहने की योग्यता नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ही देख लो। तुम्हें बस एक कदम आगे बढ़ाना है और तुम्हारा मोयुन कबीला मरते दम तक मुझसे दुश्मनी करेगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे मोयुन कबीले को कोई परेशानी आए तो एक कदम पीछे हट जाओ। मैं जियान चेन उस मामले में स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं करूंगा। जियान चेन की निगाहें उसकी तलवार की तरह तेज थीं और उसके शब्दों में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं थी। मोयुन कबीले के पूर्वज को इस बात का ख्याल आते ही डर लगने लगा कि एक छोटा सा पृथ्वी संत मास्टर उसे धमका रहा है। बेहद प्रतिभाशाली होने के बावजूद वह अभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपना प्रतिद्वंद्वी मान सके। पृथ्वी संत मास्टर और स्वर्ग संत मास्टर के बीच एक स्पष्ट विभाजन था जो लगभग स्वर्ग और पृथ्वी जितना ही अलग था। वह पहले जियान चेन की प्रतिभा से डरकर जियान चेन के साथ विनम्र था और उसके साथ अच्छे संबंध रखना चाहता था, इस उम्मीद में कि वे एक दिन संत शासक के साथ दोस्त बन सकते हैं। लेकिन इन धमकी भरे शब्दों के साथ पूर्वज अब उन विचारों को नहीं रख सकता था। वह एक शानदार स्थिति वाले स्वर्ग संत गुरु थे। तियान युआन महाद्वीप पर संत शासक ऐसे अस्तित्व थे कि पृथ्वी संत गुरुओं के पास भी जियान चेन के विपरीत अत्यंत सम्मान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जिसने स्वर्ग संत गुरु के प्रति कोई चेहरा नहीं देने का फैसला किया था। जियान चेन का रवैया न केवल पूर्वज के सामने झुकने में विफल रहा, बल्कि इसके बजाय वह क्रोधित हो गया। एक गरजते हुए भाव के साथ उसने कहा, क्या क्या दुस्साहसी बच्चा है। एक कक्षा 6 शावक कुछ ऐसा है जो हमारे मोयुन कबीले की जरूरत है। यदि आप इसे सौंपना नहीं चाहते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आकर इसे वापस ले लूंगा। ऐसा कहते हुए पूर्वज ने अपनी बांह की ओर एक उन्मत्त ऊर्जा के साथ अपना हाथ बढ़ाया। एक विशाल पीले रंग की तलवार दिखाई दी जो उसे एक पृथ्वी गुण साधक के रूप में दर्शाती थी, इससे पहले कि वह उसे जियान चेन पर घुमाता। एक छोटी सी सीटी की आवाज के साथ स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य ने उसकी ताकत को 3 गुना बढ़ा दिया था, जिससे उसे 5वें चक्र के पृथ्वी संत मास्टर से भी अधिक ताकत मिल गई और वह 6ठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर से भी मुकाबला कर सकता था। एक प्रभावशाली आभा के साथ वह बिना किसी डर के पूर्वज की ओर उड़ गया। लाइट विंड स्वॉर्ड ने नृत्य किया क्योंकि पृथ्वी संत बल को जियान चेन ने तुरंत फिर से संगठित करने से पहले अलग कर दिया था। बिना किसी और बाधा के जियान चेन ने पूर्वज की ओर गोली चलाई और अपनी तलवार से पूर्वज के गले पर वार किया। मोयुन कबीले के पूर्वज ने सूंघते हुए अपने आस्तीन वाले हाथ ऊपर उठाए।
एक पल में उसके चारों ओर की ऊर्जा उसके चारों ओर की जमीन पर इकट्ठा हो गई और फिर 2 मीटर ऊंचे मिट्टी के खंभे में तब्दील हो गई जो जियान चेन के सिर पर उड़ गई। अपनी हल्की पवन तलवार लहराते हुए जियान चेन ने तलवार आत्माओं की शक्ति उधार ली और खंभों को टोफू की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया और अंततः पूर्वज की ऊंचाई पर पहुंच गया। चांदी की रोशनी की एक और चमक के साथ तलवार एक बार फिर पूर्वज के गले पर उड़ी। तो आखिरकार आपके पास कुछ कौशल है। पूर्वज की आंखें एक बार फिर चमक उठीं जब पृथ्वी से जुड़े संत हथियार ने उनके हाथ में तलवार को रोकने के लिए कदम बढ़ाया। डिंग! जियान चेन की हल्की पवन तलवार को रोकते ही हवा में एक तीखी आवाज गूंज उठी। तलवार यही नहीं रुकी और थोड़ी सी ताकत के साथ वह सैकड़ों दर्पण छवियों में गायब हो गई जिन्होंने मोयुन कबीले के पूर्वज पर वार किया। जियान चेन की गति से पूर्वज गंभीर हो गए। यह एक ऐसी गति थी जिसके बारे में एक स्वर्गीय संत मास्टर को भी सतर्क रहना होगा। कुछ ही पलों में जियान चेन की तलवार ने पहले ही अविश्वसनीय गति पकड़ ली थी और दर्जनों बार वार किया, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी जवाबी हमला करने में असमर्थ हो गया। इसके तुरंत बाद जियान चेन का शरीर हवा से नीचे गिर गया और वापस जमीन पर आ गिरा। अब तक पूर्वज काफी बदसूरत हो चुका था क्योंकि उसने अपने स्वयं के संत हथियार को देखा था। उस पर कुछ दर्जन छोटे छोटे छेद थे। उसके संत हथियार को इस हद तक क्षतिग्रस्त होने से उसे बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे वह अविश्वास में पड़ गया। ऐसी ताकत होना बहुत भयानक है। बुजुर्ग ने जियान चेन के प्रति कुछ डर के साथ सोचा। जमीन को छूते ही जियान चेन हवा में उछला और अपनी हल्की पवन तलवार से अभी भी तैर रहे पूर्वज की ओर उड़ने की कोशिश की। इस बार पूर्वज ने ब्लॉक करने के लिए इंतजार नहीं किया और अपने संत हथियार के लिए और भी अधिक संत बल इकट्ठा करने की पहल की। अपनी तलवार के दूसरे तरीके से पृथ्वी से संबंधित तलवार क्यूई की एक जबरदस्त मात्रा ने जियान चेन पर हमला करने के तरीके के रूप में हमला किया। चूंकि वह हवा में था, इसलिए जियान चेन के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह सिर्फ तलवार क्यूई का सामना कर सकता था। दोनों पक्षों के बीच टक्कर हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा धमाका हुआ और शॉकवेव ने जियान चेन को उतनी ही तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरा दिया। वो जियान चेन की छाती से लिपटा बाघ एक भयानक चीख के साथ जाग गया था क्योंकि उसने जियान चेन की छाती पर अपने 4 पंजे हिलाने शुरू कर दिए थे। पुतलियों जैसे खजाने को प्रकट करने के लिए अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, वह एक जिज्ञासु भाव के साथ बाहरी दुनिया को देखने लगा। अपनी छाती पर लिपटे बाघ को बचाने के लिए जियान चेन ने अपना चेहरा पीला करके जमीन पर खुद को पटक दिया था। स्वर्ग के संत गुरु के इस प्रहार ने उस पर बहुत बुरा असर डाला था। अचानक तैरते हुए बुजुर्ग से उत्पन्न होने वाले जबरदस्त दबाव ने हवा को भर दिया। पृथ्वी से संबंधित संत हथियार पहले से ही शुद्ध संत बल में बदल गया था और जियान चेन पर बेरहमी से टूट पड़ा। हालांकि हेवन सेंट मास्टर का ये वार जियान चेन को स्वीकार नहीं था। अपने इल्यूजनरी फ्लैश से उसे चकमा देते हुए उसने तेजी से वार को पीछे छोड़ दिया। धमाका! धरती के चारों ओर धूल उड़ने से आसमान हिल गया। जहां जियान चेन पहले गया था, वहां 5 मीटर का गड्ढा था जो कई मीटर गहरा था। बगल में एक काली आकृति दिखाई दी। जियान चेन पूर्वज की शक्ति के प्रदर्शन से पूरी तरह अप्रभावित था। एक पल में लाइट विंड स्वॉर्ड आगे की ओर बढ़ी और हर एक जगह पर एक साथ इतनी तेज गति से हमला किया कि पूरा इलाका उसकी दर्पण छवियों से भर गया। कितनी तेज तलवार है, पूर्वज ने गंभीरता से सोचा। जियान चेन की तलवार वाकई बहुत तेज थी और तलवारों की हर टक्कर के साथ पूर्वज के अपने हथियार में धीरे धीरे और भी छेद होते जा रहे थे, जिससे उसे नुकसान हो रहा था। हालांकि उस समय इससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर लड़ाई और लंबी चली तो ये जल्द ही जानलेवा हो सकती थी और उसे अपंग भी बना सकती थी। संत बल की एक परत पूर्वज के शरीर के चारों ओर रक्षात्मक रूप से लिपटी हुई थी। हालांकि जियान चेन के पास नीला और बैंगनी तलवार क्यूई के साथ उसकी तलवार थी, फिर भी संत बल उसे धीमा करने में सक्षम होगा। पीछे हटते समय जियान चेन के हर वार को जल्दी से रोकते हुए पूर्वज ने उसके और जियान चेन के बीच की खाई को चौड़ा करने की कोशिश की। एक धमाकेदार चीख के साथ उसके हाथ में तलवार ने पृथ्वी के संत बल के एक चमकदार शो में विस्फोट किया और तुरंत पूरे क्षेत्र को भर दिया और जियान चेन पर दबाव डाला। इस हमले के कारण जियान चेन का शरीर अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस हुआ, जैसे कि वह एक बड़ा पहाड़ उठा रहा हो, जिससे चलना मुश्किल हो गया। जियान चेन, तुमने मुझे अपने एडवांस अर्थ टियर बैटल स्किल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है, तुम्हें गर्व होना चाहिए। मोयुन कबीले के पूर्वज ने बिना किसी लाग लपेट के जियान चेन पर हमला कर दिया।
जियान चेन की आंखों में रोशनी की एक और चमक दिखाई दी क्योंकि उसने स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य को सीमा तक धकेल दिया। पहले की 3 गुना वृद्धि इतनी बढ़ गई थी कि अब वह अधिकांश छठे चक्र पृथ्वी संत मास्टर्स को हरा सकता था और अपने लाइट विंड स्वॉर्ड को पूर्वज की अपनी तलवार में तोड़ सकता था। ऊर्जा के एक विस्फोट ने क्षेत्र में तबाही मचा दी क्योंकि आसपास का वातावरण उड़ गया। जमीन पर कीचड़ हवा में उड़ गया और घाटियां खुद इतनी हिलने लगी कि जमीन पर एक दरार खुल गई। स्वर्ग के संत मास्टर जो अभी अभी पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग कर रहे थे, उन्हें जियान चेन ने तुरंत भारी नुकसान पहुंचाया। उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उनका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, जबकि उनके होठों से खून की धार निकल गई। वो वो बाघ जो अभी भी जियान चेन की छाती से लिपटा हुआ था और भी जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसके पूरे शरीर में शॉकवेव से दर्द महसूस हुआ। पूर्वज की आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा उभर आई। जियान चेन के हालिया हमले ने पूर्वज के चेहरे पर भय की एक झलक पैदा कर दी थी। चूंकि वह और जियान चेन अब दुश्मन थे, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उसे अभी मार दिया जाए, इससे पहले कि वह और परिपक्व हो जाए। ऐसा करने से भविष्य में मुयुन कबीले के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अध्याय 362 स्वर्गीय संत मास्टर को गंभीर क्षति पहुंचाना। जियान चेन, अगर तुम सच में मेरे मोयुन कबीले का सफाया करना चाहते हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। अपने कबीले की खातिर मुझे तुम्हें मारना ही होगा, पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा क्योंकि धरती का संत हथियार पहले से भी ज्यादा तलवार क्यूई के साथ उड़ने लगा था, इससे पहले कि वह जियान चेन पर हमला करता। हालांकि जियान चेन को पहले ही भारी क्षति पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी लड़ने की शक्ति अभी भी भयानक थी। जमीन से तुरंत ऊपर उठते हुए उसने तलवार क्यूई के प्रहार को चकमा दिया। टकराना। पूर्वज की तलवार क्यूई का प्रहार लगभग विस्फोटक बम की तरह था क्योंकि यह ठीक उसी जगह फटा जहां जियान चेन था। जैसे ही जमीन फटी और हर जगह मिट्टी उड़ गई, घास और कीचड़ ने आसमान को ढक लिया। धूल के भीतर जियान चेन एक गोली की तरह था, जैसे वह पूर्वज की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी हल्की पवन तलवार से तलवार क्यूई निकल रही थी। ब्लेड पर नीला और बैंगनी तलवार क्यूई असाधारण रूप से आकर्षक थी। मोयुन कबीले के बुजुर्ग के चेहरे पर तिरस्कार की भावना थी। तुम प्रार्थना करने वाले मेंटिस की तरह जीवन से चिपके रहते हो। हालांकि तुम सिर्फ एक पृथ्वी संत गुरु हो और मेरे खिलाफ कोई विरोधी नहीं हो। प्रतिरोध करना व्यर्थ है। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग ने अपनी तलवार लहराए और तलवार क्यूई की एक और लहर उसकी तलवार से जियान चेन की ओर उड़ी। बिना आवाज किए अपने दांत पीसते हुए जियान चेन की आंखें तलवार की तरह तेज हो गईं और फिर अपने ब्रह्मपूर्ण फ्लैश के साथ तुरंत गायब हो गईं। जैसे ही उसने पूर्वज से तलवार क्यूई को चकमा दिया, जियान चेन फिर से उसके बगल में प्रकट हुआ और अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। एक ठंडी हंसी के साथ पूर्वज के हाथ में मौजूद विशाल तलवार पीले रंग की चमकदार रोशनी में बदल गई, इससे पहले कि भीतर से ऊर्जा उमड़ी, जिससे तलवार के चारों ओर का स्थान विकृत हो गया। उसी समय एक और बड़ी मात्रा में दबाव जियान चेन की ओर आया और एक भारी पत्थर की तरह उस पर दबाव डाला। पूर्वज एक बार फिर अपने उन्नत पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग कर रहे थे। एक स्वर्ग संत मास्टर के रूप में उनकी ताकत के साथ इसके उपयोग के लिए तैयारी करने में कोई समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इसका उपयोग लगभग तुरंत किया जा सकता है। मुझे देखने दो कि जीने के लिए तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत है। पूर्वज की आंखें काली हो गईं क्योंकि उनमें एक भयंकर हत्या का इरादा भर गया था। एक पल में पृथ्वी गुण संत हथियार एक पल के लिए चमक गया और फिर बिजली के बोल्ट की तरह सीधे जियान चेन की ओर उड़ गया। इस समय जियान चेन और पूर्वज के बीच केवल 1 मीटर की दूरी थी। पहले से हुए गंभीर नुकसान और पूर्वज के दबाव के कारण चलना फिरना काफी मुश्किल था। हर कदम के लिए उतनी ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और पूर्वज के उस पर प्रहार करने के कारण उसके लिए पूर्वज पर हमला करने की कोशिश करना असंभव था। जियान चेन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, इससे पहले कि उसके हाथ में मौजूद लाइट विंड स्वॉर्ड अचानक उसके हाथ से उड़कर एक ऐसी तलवार में बदल जाए जो मानो किसी आत्मा में समा गई हो। सभी उम्मीदों के विपरीत तलवार स्वर्ग के संत मास्टर के दिल पर वार करने से पहले हवा में उड़ने लगी थी। पच! अचानक उस अपरिहार्य प्रहार से बुजुर्ग के चेहरे पर एक बड़ा परिवर्तन आया। हल्की हवा की तलवार सीधे उसके दिल को चीरती हुई उसकी पीठ से खूनी गंदगी के साथ बाहर निकल आई थी। ठीक उसी समय जब जियान चेन की तलवार ने पूर्वज के दिल को छेद दिया था, विशाल तलवार जियान चेन की छाती में भी घुसने में कामयाब रही थी।
तलवार के भीतर की ऊर्जा ने उसकी आंतों में तबाही मचाना शुरू कर दिया था, उसके अंदरूनी अंगों को हिला दिया था और उसके पूरे शरीर को, आंतरिक और बाहरी, काफी नुकसान पहुंचाया था। खून की एक बड़ी धुंध थूकते हुए जियान चेन का चेहरा अकल्पनीय रूप से सफेद हो गया। इस बीच उसकी छाती पर खून पहले से ही बाघ शावक के शुद्ध सफेद फर पर टपकना शुरू हो गया था और उसे लाल रंग में रंग दिया था। जियान चेन के डेंटियन के भीतर तलवार की आत्माएं एक आकर्षक शक्ति उत्सर्जित करने से पहले हिल गईं। तुरंत ही जियान चेन के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली ऊर्जा को तलवार की आत्माओं ने तुरंत ही अपने अंदर खींच लिया, जिससे वे और अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब पूर्वज को एक अविश्वसनीय रूप से गंभीर घाव मिला था क्योंकि उसका दिल नष्ट हो गया था। उसके शरीर में कुछ क्यूई भी बची हुई थी जब लाइट विंड स्वॉर्ड ने उसे सीधे पार किया था। हालांकि वह एक स्वर्ग संत गुरु था, लेकिन उसके आंतरिक अंग जियान चेन की तुलना में कमजोर थे। इसके विपरीत उसने जियान चेन के शरीर में जो ऊर्जा छोड़ी थी, वह जियान चेन द्वारा उसके शरीर में छोड़ी गई ऊर्जा से कहीं अधिक मजबूत थी। हालांकि यह अभी भी पहली बार था जब उसे इतनी भारी चोट लगी थी कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। बहुत सारा खून थूकते हुए उसने जियान चेन को एक गहरी निगाह से देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप भाड़े के सैनिकों की अंतिम सभा के भाड़े के सैनिकों के राजा हैं। इतनी ताकत होने के बावजूद अगर आप मुझे ऐसी विनाशकारी स्थिति में डाल सकते हैं, तो मैंने आपको कम आंका है। जब आप मरेंगे तब भी आपको इस तथ्य पर गर्व होना चाहिए। ऐसा कहते हुए पूर्वज ने तलवार को कसकर पकड़ लिया जो अभी भी जियान चेन की छाती में थी। जैसे ही उसने जियान चेन को दो टुकड़ों में काटने की योजना बनाई, उसके पीछे से एक कान फाड़ने वाली आवाज सुनाई दी, जिसने उसके चेहरे को सदमे से भर दिया। पच! नए घाव से खून बहने के कारण पूर्वज का गला फट गया था। लाइट विंड स्वॉर्ड ने आखिरकार बुजुर्ग के दिल को छेदने के बाद अपना रास्ता बना लिया था। क्योंकि बुजुर्ग इस तरह के हमले से बचाव के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ये कारगर साबित हुआ। उसके चेहरे पर खौफ का भाव उभर आया और उसने जियान चेन को मारने की कोशिश छोड़ दी। फिर पूरी गति से उड़ते हुए उसने अपनी तलवार वापस लेते हुए जियान चेन से भागने की कोशिश की। हुश! एक बार फिर कान फाड़ देने वाली तेज आवाज सुनाई दी, क्योंकि प्रकाश पवन तलवार ने अपनी पीछे की गति रोक दी और एक नई गति के साथ स्वर्ग संत मास्टर की ओर उड़ी। हल्की पवन तलवार ने वृद्ध के पैर को चीर दिया और बारिश की तेज बौछार के साथ उसके पैरों के कटे हुए अंग आकाश से नीचे गिरते हुए दिखाई देने लगे। पूर्वज ने दर्द भरी चीख निकाली और 500 मीटर ऊपर हवा में उड़ गया, जिससे वह धूल के एक कण से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। उड़ते हुए वह जमीन पर पड़े अपने कटे हुए पैरों को सिर्फ डर और अविश्वास से देख सकता था। जियान चेन आश्चर्य से चौंककर आकाश में पूर्वज के छोटे से बिंदु को देख रहा था। एक स्वर्ग संत मास्टर की जीवन शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी। अगर उसकी हल्की हवा तलवार उसके दिल और गले दोनों को बिना मरे भेदने में सक्षम थी। जानकारी का ये रहस्योद्घाटन चौंकाने वाला था। न केवल स्वर्ग संत मास्टर्स मजबूत थे, बल्कि उनकी दृढ़ता भयानक थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि सोल स्वॉर्ड जियान चेन से केवल 200 मीटर की दूरी तय कर सकता था। मोयुन कबीले के पूर्वज 500 मीटर दूर होने के कारण उसकी तलवार के लिए इतनी दूर तक यात्रा करना संभव नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 200 मीटर के बाद लाइट विंड स्वॉर्ड पर उसका नियंत्रण कम हो जाएगा, और एक बार जब ये 300 मीटर के निशान पर पहुंच जाएगा तो वह इस पर अपना पूरा नियंत्रण खो देगा। लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की रोशनी की एक गेंद के रूप में जियान चेन के हाथ में लौट आया। अपने पीले चेहरे और गंभीर घावों के बावजूद जियान चेन नहीं चाहता था कि बुजुर्ग इतनी आसानी से भाग जाए। जियान चेन के मानसिक आदेश से बाहर निकलने से पहले उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड से एक नीला और बैंगनी प्रकाश निकला। हवा में ऊपर तैरते हुए पूर्वज केवल भयभीत भाव से जियान चेन को देख सकता था। वह जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति भयानक थी। जहां उसका दिल हुआ करता था वहां एक छेद था। यह अकेला ही पहले से ही लगभग अपंग करने वाला था, लेकिन फिर उसके गले में अब एक और छेद था। उसका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत था, लेकिन सब कुछ के बावजूद वह अभी तक मरा नहीं था। नीले और बैंगनी रंग की चमकती रोशनी को अपनी ओर आते देख पूर्वज ने जल्दी से अपना शरीर पीछे फेंका और वार से बचने की कोशिश की। फिर जियान चेन पर एक जहरीली नजर डालते हुए वह उड़ गया। अभी उसके शरीर पर 2 बड़ी चोटें थीं। हालांकि वे उसे नहीं मार सकती थीं, फिर भी उन्हें जल्दी से ठीक करने की जरूरत थी। अगर वह यहां रहा तो वह जियान चेन की एक और अजीब चाल का शिकार हो जाएगा और मर जाएगा। जियान चेन से दूर भागने पर जियान चेन के पास उसे दूर दूर तक जाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
अब जबकि पूर्वज चला गया था, जियान चेन राहत की सांस ले सकता था। आज की लड़ाई के बाद वह निश्चित हो सकता था कि उसकी ताकत स्वर्ग संत मास्टर के समान थी। अगर उसके पास किसी भी अटूट गार्ड को तोड़ने के लिए सोल स्वॉर्ड नहीं होता, तो उसके लिए स्वर्ग संत मास्टर को हराना असंभव होता। इस प्रकार के विशेषज्ञ नीले और बैंगनी तलवार क्यूई के बारे में इतने पागल नहीं होंगे, क्योंकि वे पृथ्वी संत मास्टर्स की तरह नहीं थे। ये केवल तब होता था जब उनके संत हथियार इससे क्षतिग्रस्त हो जाते थे। ऐसा लगता है कि मुझे तलवार आत्माओं को जितनी जल्दी हो सके ठीक करने का कोई तरीका खोजना होगा। अगर मैं उन्हें पर्याप्त रूप से ठीक कर पाया तो मेरी नीली और बैंगनी तलवार क्यूई निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगी। जियान चेन ने दर्द से बैठने की कोशिश करते हुए कहा। अभी नीली और बैंगनी तलवार क्यूई किसी भी स्वर्ग संत मास्टर के लिए एक बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए उसे तलवार आत्मा की ताकत को ठीक करने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता होगी। इस तरह न केवल तलवार आत्माएं मजबूत होंगी, बल्कि उन्हें मिलने वाली सहायता की मात्रा भी अधिक होगी। जियान चेन के चारों ओर लिपटा बाघ का बच्चा अभी भी जियान चेन से टपकते खून की गंध महसूस कर सकता था और ऐसा लग रहा था जैसे वह भूखा हो। एक क्षण के लिए आराम करने के बाद जियान चेन ने शावक को थोड़ी देर के लिए जमीन पर लिटा दिया, फिर बैठ गया और उसके घावों को ठीक करने के लिए रेडिएंट सेंट फोर्स का उपयोग किया। वो जैसे ही बाघ शावक ने जियान चेन की छाती पर से अपना स्थान छोड़ा, वह तुरंत दुखी हो गया। रोना शुरू करते हुए उसके चार पंजे जमीन को खरोंचने लगे और अंततः वह अपनी ताकत से जियान चेन के शरीर पर चढ़ गया और उसके खून को भूख से चाटने लगा। बाघ शावक के व्यवहार को देखकर जियान चेन को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए, लेकिन तभी उसके सीने में तेज दर्द हुआ। अपने खून से लथपथ कपड़े उतारकर जियान चेन ने बाघ को हल्के से जमीन पर उसके बगल में बिठा दिया ताकि वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। इस तरह सफेद बाघ का बच्चा जियान चेन को परेशान नहीं करेगा और उसके खून से सने कपड़ों को जोर से चाट और कुतर सकेगा, जैसे कि उसे उसका स्वाद और गंध पसंद हो। अध्याय 363 अपरिहार्य जाल 1। युद्ध के बाद जियान चेन ने खुद को ठीक करने के लिए रेडिएंट सेंट फोर्स का इस्तेमाल जारी रखा। हालांकि चूंकि उसने रमगेनीज के भीतर की काली ऊर्जा को बंद करने की कोशिश में अपनी आत्मा का बहुत इस्तेमाल किया था, इसलिए उसके पास एक बार में अपने घावों से पूरी तरह से ठीक होने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। खुद को आधी अवस्था में ठीक करने के बाद जियान चेन ने प्रक्रिया को रोक दिया और बाघ के बच्चे को लेकर एक गुफा की तलाश में छिप गया और खुद को ठीक करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया। मोयुन कबीले के पूर्वज गंभीर रूप से घायल होकर भाग निकले थे, फिर भी उन्हें पता था कि जियान चेन कहाँ है। जियान चेन को नहीं पता था कि बुजुर्ग कब सुदृढ़ीकरण के साथ वापस आएंगे, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना था। जब तक उनके पास पर्याप्त ताकत है तब तक वह भागने में सक्षम होंगे। अगर उनके पास ताकत नहीं है तो वह दूर तक नहीं भाग पाएंगे। अगर कोई दूसरा स्वर्ग संत गुरु उनका पीछा करता है तो वह सामना नहीं कर पाएंगे। जियान चेन ने शेष दिन अपनी सारी ताकत वापस पाने की कोशिश में बिताया। उसके बाद उसने एक बार फिर खुद को ठीक करने के लिए रेडिएंट सेंट फोर्स का उपयोग करने का प्रयास किया। अब जब जियान चेन में पहले से ज्यादा जोश आ गया था तो रेडिएंट सेंट फोर्स को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता और भी बेहतर हो गई थी। अपनी चोटों की गंभीरता के बावजूद उसे खुद को पूरी तरह से ठीक करने में सिर्फ 1 घंटा और लगा। अपने घावों के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद जियान चेन ने आराम करना बंद नहीं किया। तुरंत ही क्लास 5 मॉन्स्टर कोर निकालकर उसने अपनी शेष संत शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। अपनी शक्ति को 3 गुना बढ़ाने के लिए स्वर्ग की चोरी की गई किस्मत का उपयोग करने के बाद उसने जो संत शक्ति का उपयोग किया था वह बहुत अधिक थी। अभी उसकी संत शक्ति अभी भी शीर्ष स्थिति में नहीं थी और धीरे धीरे अपनी थकावट की स्थिति से उबर रही थी। सेंट फोर्स को वापस पाना एक धीमी प्रक्रिया थी। केवल 10 घंटे बाद ही जियान चेन की सेंट फोर्स पूरी तरह से वापस मिल गई थी। धीरे धीरे जमीन से उठकर जियान चेन ने अपने स्पेस रिंग से नए कपड़े पहने और फिर अभी भी सो रहे सफेद बाघ को गुफा से बाहर निकाला। आधी रात हो चुकी थी और घाटी के चारों ओर जहरीला कोहरा पहले से भी ज्यादा दिखाई दे रहा था। फिर भी इसकी शक्ति भी कमजोर थी। इस तरह का जहर किसी अर्थ सेंट मास्टर के लिए कोई समस्या नहीं पैदा करेगा। पेड़ों की पत्तियों के पीछे जियान चेन स्पष्ट रूप से तारों की चादर और ऊपर लटकते हुए चमकदार सफेद चंद्रमा को देख सकता था जो जमीन पर चमक रहा था। जियान चेन अभी भी सोते हुए सफेद बाघ को उठाए हुए था और उसने इलाके के चारों ओर नजर दौड़ाई।
ये पुष्टि करने के बाद कि यह सुरक्षित है, वह अंधेरी रात की आड़ में उस इलाके से चला गया। जियान चेन तेजी से जंगल में भाग गया। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि हर तरफ से मशालें जलाई गई थीं, जिसका मतलब था कि दूसरे गुटों ने पहले ही पूरे इलाके को घेर लिया था और सफेद बाघ शावक की तलाश के लिए जंगल में छानबीन करने के लिए अनगिनत लोगों को काम पर रखा होगा। ये जानते हुए कि हजार जहर वाली घाटी अब सुरक्षित नहीं थी, जियान चेन अब यहां नहीं रह सकता था। घाटी छोड़ने के लिए रात के कवर का उपयोग करते हुए वह ब्रह्मपूर्ण फ्लैश के साथ जंगल के माध्यम से यात्रा करना शुरू कर दिया। 4 घंटे बाद जियान चेन काफी दूर तक चला गया था, जहां से शहर का बाहरी इलाका जियान चेन को दिखाई दे रहा था। तुरंत शहर की ओर दौड़ते हुए जियान चेन शहर की दीवार के पास पहुंचा और चुपचाप और चुपके से उस पर चढ़कर शहर में प्रवेश कर गया। रात का समय होने के कारण शहर में असाधारण शांति थी, एक भी सराय खुली नहीं थी। यहां तक कि सड़कें भी ठंडी और सुनसान थीं, जहां एक भी व्यक्ति नहीं था। बाघ के बच्चे को अपने पास इस तरह पकड़े हुए जैसे वह किसी चीज की तस्करी कर रहा हो, जियान चेन तेजी से एक शांत दिखने वाले सराय के पास से गुजरा। तीसरी मंजिल पर कूदकर वह चुपचाप खिड़की से अंदर घुस गया, बिना किसी को पता लगे। सराय के भीतर जियान चेन ने बाघ शावक को बिस्तर पर लिटा दिया और फिर अपनी संत शक्ति को बहाल करने के लिए एक और राक्षस कोर निकाला। दूसरे दिन सुबह जियान चेन ने अपना वेश बदलकर एक बार फिर 30 वर्षीय युवक का रूप धारण कर लिया और बाघ के बच्चे को अपने कपड़ों के नीचे छिपाकर शराब खाने से बाहर निकल गया। सराय की एक वेट्रेस ने जियान चेन की पीठ पर संदेह भरी निगाह से देखा। अगर मेरी याददाश्त गलत नहीं है तो मैं कसम खा सकती हूं कि मैंने उसे कल नहीं देखा था। क्या वह तब चुपके से अंदर आ गया होगा जब मैं नहीं देख रही थी? वहां से निकलने के बाद जियान चेन एक खाद्य दुकान में प्रवेश करने से पहले शहर में घूमने निकल पड़ा। दुकान मालिक, क्या आपके पास बिक्री के लिए कोई ताज़ा जादुई जानवर का दूध है? दुकान का मालिक 40 साल का दुबला पतला लेकिन विद्वान आदमी था। जब उसने जियान चेन की बात सुनी तो वह बिना पलक झपकाए जियान चेन के पेट के उभार को देखकर पीछे मुड़ गया। हाँ, जाहिर है मेरे पास बिक्री के लिए कुछ है। सम्मानित ग्राहक जिस भी तरह का जादुई जानवर का दूध चाहेगा, हमारी दुकान में वह उपलब्ध होगा। तो फिर चलो तुम्हारे टाइगर मिल्क पर एक नज़र डालते हैं। उन्हें जितना हो सके उतना ताज़ा और ज्यादा से ज्यादा बनाओ, पैसे की कोई समस्या नहीं है। जियान चेन ने बिना कोई सवाल किए कहा। ठीक है माननीय ग्राहक, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं आपका सामान लेकर वापस आऊंगा। ये कहकर दुकान का मालिक सामान लाने के लिए दुकान के पीछे चला गया। धैर्यपूर्वक जियान चेन स्टोव के सामने खड़ा था। बाघ शावक ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और जबकि जियान चेन को नहीं पता था कि बाघ शावक को कितनी बार खाने की जरूरत है। अगर उसके पास बाघ का दूध होता तो ये सबसे अच्छा होता। जल्द ही मोमबत्ती की बत्ती जलाने में लगने वाला समय बीत गया। दुकान का मालिक वापस नहीं आया और न ही पीछे से कोई आवाज आई। अब तक जियान चेन के चेहरे पर भी अधीरता का भाव आ चुका था, लेकिन बाघ शावक के भोजन की खातिर वह केवल इंतजार ही कर सकता था। इसके बाद दुकान मालिक के वापस न आने के बाद एक और संक्षिप्त क्षण बीत गया। जियान चेन को एक प्रकार का भ्रम हुआ। उसने फैसला किया कि यहाँ और अधिक समय तक रहना बुद्धिमानी नहीं होगी और वह वहां से चला गया। ठीक उसी समय बख्तरबंद गार्डों का एक दस्ता अचानक दरवाजे से होकर जियान चेन की ओर बढ़ा। बकवास, जियान चेन ने सोचा, ये जानते हुए कि यह मामला क्या होने वाला था। तभी स्क्वाड्रन का कमांडर जियान चेन के पास ठंडी निगाह से आया। तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन ने जवाब दिया, मैं चेन ही हूं। मिलिशिया मुझसे क्या चाहती है? सैनिकों के कमांडर ने बोलने से पहले एक पल के लिए जियान चेन के पेट पर उभरे उभार को देखा। तुम वहां क्या छिपा रहे हो, हमें दिखाओ। जियान चेन का चेहरा काला पड़ गया। मेरे पास जो सामान है उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम हाल ही में शहर में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, आप चोरी का माल छिपा रहे होंगे। कमांडर ने ये शब्द ऐसे बोले जैसे उसे लगा हो कि जियान चेन कोई शैतान है। ये सुनकर जियान चेन ने धीरे से बाघ शावक का सिर दिखाने के लिए वस्त्र को हटाया, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। क्या ये कोई ऐसी वस्तु है जो चोरी हुई लगती है? जैसे ही सिपाही ने बाघ के बच्चे को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। जल्दी करो, बच्चे को पकड़ो और तुरंत नगर के राजा को इसकी सूचना दो। आसपास के सैनिकों ने अपने संत हथियारों के साथ हमला करने के लिए तैयार होकर जियान चेन पर हमला किया।
खर्राटे लेते हुए जियान चेन का हाथ हवा में चमका और हवा का एक तेज झोंका आया जो उनकी छाती में घुस गया और फिर उसने अपना दूसरा हाथ काउंटर पर घुमाया। एक ही झटके में उसने दुकान से निकलने से पहले आसपास की सभी दूध की बोतलों को अपने स्पेस रिंग में इकट्ठा कर लिया था। अधिकांश सैनिक महान संत थे जबकि सेनापति स्वयं केवल एक संत गुरु था, फिर वे उसे कैसे रोक सकते थे। दुकान से बाहर निकलते ही जियान चेन ने बाघ के बच्चे को कसकर पकड़ लिया और शहर के दरवाजे की ओर भागा। वह एक छत से दूसरी छत पर बेतहाशा तेजी से छलांग लगाता हुआ भाग रहा था। जमीन पर मौजूद हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था और एक दूसरे से बात कर रहा था। जल्दी जल्दी नगर के राजा के भवन में खबर भेजो, हमने लक्ष्य पा लिया है। सेनापति, जिसका सीना हवा के झोंके से छिद गया था, सीने के उस हिस्से को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाया। एक क्षण में एक कान फाड़ देने वाली ध्वनि सुनाई दी जब आतिशबाजी का एक गोला हवा में उड़ गया और फिर जोर से फट गया। कुछ ही देर बाद एक आकृति हवा में उस दिशा में उड़ती हुई दिखाई दी जहां आतिशबाजी फटी थी। देखो, वह व्यक्ति उड़ रहा है। हे भगवान, कौन जानता था कि हमारे लानफेक शहर में एक स्वर्गीय संत गुरु होंगे। शहर के सामने एक सैनिक गार्ड ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो और फाटक बंद करो। सभी आगे बढ़ो। जो कोई भी अवज्ञा करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। तीरंदाजों, अपने तीर तैयार करो और संकेत की प्रतीक्षा करो। जल्दी करो और तैयार हो जाओ। जैसे ही गेट बंद होने लगा, सभी सैनिक अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। साथ ही हर कोई एक दूसरे को आदेश दे रहा था। सड़क पर उड़ते हुए वह जल्दी ही शहर के द्वार पर पहुंच गया जो पहले से ही बंद था और कई लोगों को अंदर आने या बाहर जाने से रोक रहा था। एक ही छलांग में जियान चेन दीवार पार करने की कोशिश में उस पर चढ़ने लगा था। फायर! सैनिक कमांडर चिल्लाया था। अचानक तीरंदाजों के पहले से ही नोकदार धनुष छूट गए जिससे असंख्य बाण जियान चेन पर उड़ने लगे, जबकि क्रॉसबो चलाने वालों ने भी उस पर भारी तीर छोड़े। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जियान चेन ने अपने पूरे शरीर से सेंट फोर्स का एक बुलबुला बाहर निकाला और फिर अपने से 20 मीटर दूर 2 इंच की मोटाई के साथ फैल गया ताकि तीर उसे छेद न सके। आग आग आग! उसे भागने मत दो, कमांडर चिल्लाया। सैनिक दूसरे हमले के लिए फिर से सामान लाने के लिए इधर उधर भागते रहे। जियान चेन की गति उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी और इसलिए जब तक तीरंदाजों ने फिर से अपने तीर दागे, तब तक जियान चेन शहर की दीवारों पर आगे की ओर भागना शुरू कर चुका था। अपने हर कदम के साथ वह अपनी गति बढ़ाता गया और आखिरकार दीवार को पार करके शहर से भाग निकला। कमांडर, वह भाग गया। अब हमें क्या करना चाहिए? उसका पीछा करना चाहिए। कमांडर, क्या हमें उसका पीछा करने के लिए लोगों को भेजना चाहिए? अन्य सैनिक केवल कमांडर को पुकारते रहे और जवाब का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमांडर, हमें क्या करना चाहिए? एक कैप्टन ने एक बार फिर पूछा था। अचानक कमांडर की गर्दन पर खून की लकीरें दिखाई देने लगीं। फिर सबके बीच में उनके कमांडर का सिर जमीन पर गिर गया। अध्याय 364 अपरिहार्य जाल 2। शहर की दीवारों के बाहर एक समतल मैदान था जिस पर जियान चेन तेज गति से उड़ता रहा। हर कदम पर वह कम से कम 20 मीटर आगे बढ़ गया। हालांकि वह इल्यूजनरी फ्लैश का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, फिर भी वह काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब जब ये स्थिति आ गई थी, जियान चेन को पता था कि आसपास का हर एक शहर अब सुरक्षित नहीं था। हर एक शक्ति ने पहले ही जियान चेन को खोजने के मामले में उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। चूंकि बाघ बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य था और क्योंकि जियान चेन ने रमगिनीत से वादा किया था कि वह शावक की देखभाल करेगा, इसलिए शावक को उसके साथ रहना होगा। अभी बाघ शावक खुद की रक्षा करने के लिए बहुत कमजोर था। अगर वह अकेले रहने की कोशिश करता तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि कोई भाड़े का समूह या कोई दूसरा जादुई जानवर उसे पकड़ ले। जब जियान चेन भाग रहा था तो उसे अचानक पीछे से कुछ आता हुआ महसूस हुआ। अपना सिर पीछे की ओर घुमाने पर उसके चेहरे पर एक भद्दा भाव आया क्योंकि उसने कुछ 100 मीटर पीछे हवा में उड़ती हुई एक आकृति देखी। ये दृश्य देखकर जियान चेन का दिल थोड़ा भारी हो गया। घाटी में मोयुन कबीले के पूर्वज से लड़ने के बाद उसे पता था कि स्वर्ग संत मास्टर कितना शक्तिशाली होता है। भले ही वह अपना सब कुछ दे दे, लेकिन दोनों पक्ष बुरी तरह घायल हो जाएंगे। एक पृथ्वी संत मास्टर और एक स्वर्ग संत मास्टर के बीच बहुत ज्यादा अंतर था। स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य का उपयोग करके अपनी ताकत को 3 गुना बढ़ाने के बाद भी वह केवल स्वर्ग संत मास्टर से लड़ने में ही सक्षम था।
अगर स्वर्ग संत मास्टर भाग गए तो जियान चेन भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वे हवा में उड़ सकते थे जबकि जियान चेन नहीं। उड़ते हुए स्वर्ग संत मास्टर को अंधकार में दृष्टि से देखते हुए जियान चेन ने तुरंत ही भ्रमकारी फ्लैश का उपयोग किया ताकि वह मैदानों में विस्फोट कर सके और पहले की तुलना में 10 गुना तेजी से यात्रा कर सके। जियान चेन की अचानक गति बढ़ने से उसके और स्वर्ग संत मास्टर के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ गई। हालांकि स्वर्ग संत मास्टर ने भी अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी। जियान चेन के पीछे पीछे चलने लगा और दूरी कम करने की कोशिश करने लगा। इल्यूजनरी फ्लैश एक हेवन टियर बैटल स्किल थी जिसे जियान चेन ने बहुत कम ही समझा था। हालांकि इससे उसकी गति कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन यह हेवन सेंट मास्टर से आगे निकलने के लिए पर्याप्त नहीं था। आखिरकार जियान चेन जमीन पर दौड़ रहा था लेकिन दूसरा हवा में उड़ रहा था। जियान चेन, तुम बच नहीं सकते। क्यों न खजाने के पहाड़ की सील को शिव परिवार को वापस सौंप दिया जाए और अपनी ऊर्जा बचाई जाए। इस समय स्वर्ग संत मास्टर की आवाज दुनिया भर में गड़गड़ाहट की आवाज की तरह सुनी जा सकती थी। ये परिचित आवाज सुनकर जियान चेन एक बार फिर पीछे मुड़ा और पाया कि हवा में उड़ता हुआ स्वर्ग संत मास्टर वही व्यक्ति था जिससे उसने भाड़े के शहर में बात की थी। ये चारकाय भाइयों में से एक था। जियान चेन चुपचाप भागने की कोशिश करता रहा, जबकि उसके पास स्वर्ग संत मास्टर के खिलाफ लड़ने की ताकत थी। वह अभी लड़ना नहीं चाहता था। भले ही वह स्वर्ग संत मास्टर को हरा दे, उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस भारी कीमत के साथ अगर कोई सुदृढ़ीकरण आता है तो जियान चेन में वापस लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। जियान चेन, बस खजाने के पहाड़ की सील लौटा दो, तुम भाग नहीं सकते। तुम्हें शायद ये पता न हो, लेकिन शिव परिवार और जीडे कबीले ने सेना में शामिल हो गए हैं। हम चारकाय भाइयों के अलावा 4 अन्य स्वर्ग संत गुरु भी उसी समय तुम पर नजर रख रहे हैं। ये जानते हुए कि तुम हजार जहर की घाटी से बाहर आए हो, हम 8 आदमी आसपास के शहरों में जाकर तुम्हारा इंतजार करने में सक्षम थे। मैंने पहले ही बाकी 7 लोगों को हमारे स्थान के बारे में सूचित कर दिया है। तुम भाग नहीं सकते, स्वर्ग संत गुरु ने कहा। यह सुनकर जियान चेन का चेहरा बहुत ही उदास हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि 8 स्वर्ग संत गुरु उसका पीछा करेंगे। उनमें से सिर्फ एक का सामना करना ही उसके लिए मुश्किल था, 8 का तो कहना ही क्या। 8 के साथ उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं होगा। जियान चेन की गति बढ़ती रही क्योंकि उसने नक्शा निकाला। जियान चेन ने आसपास के क्षेत्र को जल्दी से याद कर लिया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के एक यादृच्छिक दिशा में उड़ गया। स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य का उपयोग करके अपनी गति को 3 गुना बढ़ाने के लिए उसने एक बार फिर इल्यूजनरी फ्लैश का उपयोग करके स्वर्ग के संत मास्टर से आगे निकलने की कोशिश की। जियान चेन के मूल स्थान पर जो कुछ बचा था वह एक जबरदस्त धूल का तूफान था। जियान चेन की अचानक तेज रफ्तार ने चारकाय भाइयों में से बड़े भाई को चौंका दिया। जियान चेन की अब गायब हो चुकी आकृति को देखते हुए वह हैरानी में सिर्फ एक वाक्य ही बोल पाया, मैं। असंभव, आखिर कैसे? वह इतनी तेज यात्रा कैसे कर सकता है? अगले ही पल बुजुर्ग के पास जियान चेन का पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि वह ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि जियान चेन बहुत दूर न निकल जाए। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ बुजुर्ग अचानक हवा में ऊपर उड़ गया और जियान चेन की अत्यधिक गति के पीछे छोड़ी गई धूल के निशान का पीछा करना शुरू कर दिया। जियान चेन ने पहले कभी इतनी गति से यात्रा नहीं की थी। अभी दृश्य भी उसके लिए पूरी तरह से अप्रभेद्य था क्योंकि वह इतनी धुंधली गति से उसके पास से गुजर रहा था। इल्यूजनरी फ्लैश और हेवन स्टोलन फॉर्चून ने संयुक्त रूप से जियान चेन को एक हेवन सेंट मास्टर की तुलना में अधिक करने की अनुमति दी थी। हालांकि इसके परिणामस्वरूप सेंट फोर्स की अत्यधिक मात्रा का उपभोग होगा। चौथे चक्र का अर्थ सेंट मास्टर होने के नाते वह केवल 2 घंटे तक ही ऐसा कर पाएगा। उसके बाद वह पूरी तरह से सेंट फोर्स से बाहर हो जाएगा। अपने सेंट फोर्स के भंडार में कमी महसूस करते हुए जियान चेन ने तुरंत अपने स्पेस रिंग से क्लास 5 मॉन्स्टर कोर निकाला और भागते समय कुछ सेंट फोर्स को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद जियान चेन 2000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुका था। रास्ते में वह कई शहरों से गुजरा था, लेकिन जियान चेन ने उनमें से किसी एक में भी जाने की हिम्मत नहीं की थी। अब जबकि उसकी संत शक्ति का भंडार खाली हो चुका था, जियान चेन बाघ शावक को एक विशाल पर्वत पर ले गया। पर्वत काफी बंजर था, लेकिन बादलों के कारण शिखर दिखाई नहीं दे रहा था। बाघ शावक को लेकर जियान चेन एक पत्थर के जंगल में पहुंचा, जहां जियान चेन ने तुरंत चूना पत्थर में एक छेद खोदना शुरू कर दिया ताकि वह अभी के लिए उसमें छिप सके।
बाहरी चिन्हों के अलावा एक और विशाल पत्थर था जिसने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया ताकि अंदर की गुफा छिप जाए। सारी तैयारियां हो जाने के बाद जियान चेन कमजोर हालत में गुफा में घुसा। गुफा को रोशन करने के लिए उसने एक रात का मोती निकाला और नवनिर्मित गुफा के चारों ओर देखा। वो इस समय बाघ शावक ने रोना शुरू कर दिया और अपने पंजे उसकी छाती पर दबाते हुए जियान चेन की बाह को कुतरना शुरू कर दिया। कभी कभी उसके पेट से आवाजें आती हुई सुनाई देती थीं, जो इस बात का प्रतीक थी कि वह भूखा था। अब तक जियान चेन को भी पता चल गया था कि बाघ का बच्चा भूखा है। उसने जल्दी से शावक को दूध पिलाने के लिए बोतल निकाली। उसे पता था कि शावक को कुछ खाए हुए कम से कम 2 दिन हो गए हैं। अगर वह कोई मानव शिशु होता तो वह बहुत पहले ही भूख से चिल्ला चुका होता। जब बाघ शावक ने 10 किलो दूध की बोतलें खत्म कर दी, तभी उसे संतुष्टि मिली। जियान चेन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बाघ शावक इतना बड़ा था, लेकिन उसने जादुई जानवर के दूध की आश्चर्यजनक मात्रा पी ली थी। जियान चेन के पास कुल 50 किलोग्राम दूध था, लेकिन बाघ ने उसका लगभग 5वां हिस्सा पहले ही पी लिया था। अगर शावक की भूख इसी तरह जारी रही तो वह शावक को इस तरह से सिर्फ 4 बार ही खिला पाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा जादुई जानवरों का दूध इकट्ठा करने की जरूरत है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि बाघ शावक को बड़ा करने के लिए और कौन से संसाधन कहां से और इकट्ठा करने होंगे। आखिर यह संसाधन क्या है जिसकी जरूरत है? जियान चेन ने खाली बोतलों को एक चिंतनशील विचार के साथ फेंक दिया। बाघ का बच्चा संतुष्टि से आंखें बंद करके जमीन पर लेटा हुआ था। प्यारे तरीके से मुड़ा हुआ बाघ के बच्चे के पंख अभी भी उसके शरीर के करीब इस तरह से सिकुड़े हुए थे कि उन्हें देखना मुश्किल था। इसके बाद जियान चेन ने अपने संत बल को ठीक करने के लिए एक और राक्षस कोर निकाला। इतने लंबे समय तक इल्यूजनरी फ्लैश और हेवन स्टोलन फॉर्चून दोनों का उपयोग करने से जियान चेन खाली हो गया था। 10 घंटे बाद जियान चेन आखिरकार वापस खड़ा हो गया। नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं की शक्ति के साथ उसकी अवशोषण दर पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। कुछ ही 10 घंटों में उसकी संत शक्ति पहले से ही अधिकतम मात्रा में वापस आ गई थी। गुफा के किनारे चलते हुए जियान चेन ने प्रवेश द्वार की एक छोटी सी दरार से बाहर झांका। अभी भी सुबह थी और सूरज पश्चिम से उगना शुरू हो चुका था। जियान चेन अभी भी वहां से नहीं गया। अपनी उपस्थिति को गायब करते हुए उसने धीरे धीरे पत्थर को हटाकर छेद को बड़ा किया ताकि देख सके कि बाहर क्या हो रहा है। 1 घंटे बाद एक व्यक्ति जियान चेन की दृष्टि रेखा के आगे से उड़कर आया और जिस तेजी से दिखाई दिया था उसी तेजी से गायब भी हो गया। अगले ही क्षण एक अग्नि लाल रंग की आकृति जियान चेन की दृष्टि रेखा से आगे निकल गई। जियान चेन ने 4 घंटे तक इंतजार किया और फिर उसने कुल 5 आदमियों को आसमान में उड़ते देखा। कुछ ही देर बाद वे सभी गायब हो गए। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, बाहर का आसमान धीरे धीरे रात में बदल गया। एक बार फिर जियान चेन गुफा की भीतरी गहराई में लौट आया और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। उसने जो पहले देखा था उसके आधार पर उसे पता था कि जियेडे कबीले और शिव परिवार पहले से ही पूरे इलाके पर नजर रखे हुए थे। हालांकि वे छिपे हुए, अच्छी तरह से छिपे हुए प्रवेश द्वार की बदौलत उसके छिपने की जगह नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन ये केवल समय की बात थी कि इस गुप्त क्षेत्र की खोज हो जाएगी। तो इसका मतलब था कि वह यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता था। इसके अलावा जियान चेन को चिंता थी कि जीडे कबीले और शिव परिवार और भी अधिक स्वर्ग संत मास्टर्स को काम पर रखेंगे। आखिरकार वे शासक आयुध को अपने कब्जे में रखना चाहते थे। ये समझ में आता अगर उनके पूर्वज भी इसे पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आते। अध्याय 365 अपरिहार्य जाल 3। जियान चेन शांत भाव से गुफा की जमीन पर बैठ गया। हालांकि यहाँ ज्यादा समय तक रहना ठीक नहीं था, लेकिन अभी यहाँ से जाने का समय नहीं था। उसे रात होने तक इंतजार करना होगा ताकि पकड़े जाने की संभावना बेहद कम हो। बाहर की ओर रात का समय तेजी से बढ़ रहा था और मैदान पर अंधेरा छा रहा था। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर 8 बुजुर्ग एक घेरे में खड़े थे, जबकि तेज हवा उनके बालों को अस्त व्यस्त कर रही थी और उनके कपड़े ऐसे दिख रहे थे मानो वे फटने वाले थे। तीसरे बड़े कहे, क्या आपको सचमुच लगता है कि जियान चेन इस पर्वत श्रृंखला के भीतर छिपा है? लाल वस्त्र पहने एक बड़े ने 4 भाइयों में से एक की ओर देखा और पूछा। आदमी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह मुझे पीछे छोड़ने के लिए काफी तेज है, लेकिन मैं ये देख पाया कि उसने इस पर्वत श्रृंखला से दूर जाते समय कोई निशान नहीं छोड़ा है।
तो क्या आप इस पर्वत श्रृंखला के भीतर उसकी स्थिति का पता लगा पाएंगे? तीसरे भाई के अलावा एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। वह जीडे कबीले का तीसरा बुजुर्ग था। तीसरे भाई ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकता। यहाँ का इलाका बहुत जटिल है और शुद्ध चट्टान से बना है। अगर वह यहाँ कोई निशान भी छोड़ जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। बाकी बुजुर्ग चुप हो गए क्योंकि वे सब तीसरे भाई की बातों के बारे में सोच रहे थे। वे पहले ही आधे दिन तक पूरी पर्वत श्रृंखला की खोज कर चुके थे, लेकिन कोई निशान नहीं मिला था। उस समय कई परिवार के सबसे बड़े भाई ने कहा, तीसरे भाई, मैंने सुना है कि जब आप हवा में उड़ रहे थे तो जियान चेन की गति आपकी तुलना में कहीं अधिक तेज थी। क्या ये सच है? जब तीसरे भाई ने जियान चेन का पीछा करते समय के बारे में सोचा तो वह आह भरते हुए बोला, सही है। जियान चेन की गति बाद में बहुत तेज हो गई थी। वह किसी तरह मुझसे आगे निकलने में सक्षम था। उस गति के साथ मैं कहूंगा कि तीसरा बड़ा भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। तीसरा भाई बोला, तुम बकवास कर रहे हो। तीसरा बुजुर्ग चौथे चक्र के स्वर्ग संत मास्टर के रूप में हवा से प्रेरित है। एक और हवा से प्रेरित स्वर्ग संत मास्टर के अलावा कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है जो गति में तीसरे बुजुर्ग से आगे निकल सके। चौथा बुजुर्ग गुस्से से भड़क गया। तीसरे भाई ने जो शब्द कहे थे उससे वह क्रोधित हो गया। चौथे बड़े। तीसरे बड़े ने अपना हाथ हिलाया मानो चौथे बड़े का गुस्सा कम करना चाहता हो। चार कई भाई और शिव परिवार एक दूसरे के साथ विशेष संबंध रखते थे। वे चारों ही उच्च पद वाले स्वर्ग संत गुरु थे। यदि चौथा बड़ा उन्हें शपथ दिलाकर कोई सम्मान नहीं देता तो संभावित समस्या उत्पन्न हो सकती है। चौथे बड़े भाई के मुंह से यह अपमान सुनकर बाकी तीनों भाइयों का चेहरा काला पड़ गया। चारों भाई एक ही दुश्मन के खिलाफ दोस्त थे, इसलिए जब चौथे बड़े ने उनमें से किसी एक का अपमान किया तो उसने उन चारों का अपमान किया। साथ ही भाइयों, चौथे एल्डर का स्वभाव हमेशा से ही बहुत खराब रहा है। कृपया इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। कृपया इसके बजाय मुझ पर दोष मढ़ दीजिए। मुझे उम्मीद है कि साथी भाई हमारे खिलाफ ऐसा नहीं करेंगे। तीसरे एल्डर ने अपने चेहरे पर दयालु भाव के साथ कहा और माफी के संकेत में अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। इसके बाद चारों भाइयों के चेहरे पर कुछ निखार आया। उन्हें चौथे बड़े के उग्र स्वभाव का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। तीसरे बड़े की इस माफी के बाद उन्होंने तुरंत इस मामले पर ध्यान देना बंद कर दिया। चलो अब हम जियान चेन को कम से कम समय में खोजने की अपनी अगली योजना पर चर्चा करते हैं। उसके पास हमारे दो परिवारों की विरासत है, हम उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। जीडे कबीले के बुजुर्ग ने कहा। लेकिन इस जगह के आसपास का इलाका बहुत बड़ा है। जियान चेन इस पर्वत श्रृंखला में कहीं भी हो सकता है। सिर्फ हम ही उसे खोज रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें और मदद मांगनी चाहिए। हमें मदद के लिए कुछ लोगों को काम पर रखना चाहिए और कुछ अन्य भाड़े के सैनिकों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। चौथे भाई ने झल्लाहट भरे चेहरे से कहा। जियान चेन का पीछा करते हुए उन्होंने जो समय बिताया था वह असहनीय था। ये योजना मेरे लिए सार्थक है। जीडे कबीले के दूसरे बुजुर्ग ने सहमति में कहा। शिव परिवार के तीसरे भाई ने कहा, जियान चेन एक बेहद चतुर व्यक्ति है। हम जो भी सोच सकते हैं वह भी कर पाएगा। इसके अलावा हम पहले भी हजार जहर घाटी में एक बार इस तरह की विधि का इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसी घटना के लिए तैयार रहेगा। मेरा कहना है कि वह भागने के लिए आज रात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए ये रात सबसे महत्वपूर्ण रात है। हमें 8 दिशाओं में विभाजित होकर क्षेत्र पर नजर रखनी चाहिए ताकि वह भागने में सक्षम न हो। अगली सुबह के बाद हमें एक व्यक्ति को पहाड़ों पर खोज करने और उसे खोजने के लिए कई भाड़े के सैनिकों को काम पर भेजना चाहिए। यह तरीका अच्छा है, चलो इसे अपनाते हैं। तीसरे भाई द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार शेष 8 ने अलग होने से पहले किस क्षेत्र की रक्षा करनी है, इसकी तैयारी कर ली। अंधेरी गुफा में जियान चेन शांत भाव से बैठा रहा। हालांकि सुबह का समय बहुत जल्दी था, फिर भी उसने गुफा से बाहर निकलने का कोई कदम नहीं उठाया। 2 घंटे जल्दी ही बीत गए और सुबह के करीब 4 बज गए। इस समय तक बाघ का बच्चा जाग चुका था और खुशी से चिल्लाते हुए अंधेरी गुफा में रेंग रहा था। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए जियान चेन खड़ा हुआ और गुफा के आसपास की हलचल को सुनने लगा। फिर रात के मोती को वापस करते हुए उसने चंचल बाघ को गोद में उठाया और गुफा से बाहर निकल गया। गुफा की ओर चलते हुए जियान चेन ने गुफा को ढकने वाले पत्थर को धीरे से हटा दिया। उसे डर था कि वह जोर से आवाज करेगा और छिपे हुए स्वर्ग संत गुरुओं में से किसी को भी सतर्क कर देगा।
ऐसा लग रहा था मानो सफेद बाघ को भी पता चल गया था कि रात में खतरे छिपे हुए हैं और वह चुप रहा। जियान चेन के कपड़ों से अपना सिर बाहर निकालकर बाघ शावक अपनी चमकदार और जिज्ञासु आंखों से पूरे क्षेत्र को घूर रहा था। बिना किसी आवाज के चुपके से गुफा से दूर चले जाने के बाद जियान चेन ने यात्रा करना शुरू कर दिया, जैसे कि वह रात में एक भूत हो। पर्वत श्रृंखला को पार करते समय उसकी उपस्थिति छिपी हुई थी, इसलिए एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। उसी समय जियान चेन से 10 किलोमीटर दूर एक बुजुर्ग व्यक्ति एक पहाड़ की चोटी पर बैठा था, जैसे कि वह दुनिया के साथ सामंजस्य बिठा रहा हो। इतनी मेहनत से साधना करने और स्वर्ग संत गुरु बनने के बाद वह न केवल उड़ने के लिए विश्व ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम था, बल्कि वह इसके भीतर होने वाले किसी भी बदलाव का पता भी लगा सकता था। इस समय बैठे हुए बुजुर्ग ने तुरंत अपनी आंखें खोली, क्योंकि उनकी आंखों के भीतर दो रहस्यमयी चमकें चमकने लगीं। ऊर्जा में गड़बड़ी है, कुछ हरकत कर रहा है। बुजुर्ग की आंखें भयंकर हो गईं और वह रात में एक भूत की तरह तुरंत आकाश में उड़ गया। कुछ ही सांसों में बुजुर्ग एक और पर्वत श्रृंखला पर उतर गया, जहां रात पूरी तरह से छा चुकी थी। ज्यादा दृश्यता न होने के बावजूद बुजुर्ग की आंखें अभी भी नीचे देख सकती थीं और उसे कुछ दिलचस्प दिख रहा था। मैंने आखिरकार तुम्हें पा ही लिया, बुजुर्ग ने आश्चर्य से मुस्कुराहट बिखेरी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस काली आकृति की ओर उड़ चला। उसी समय बुजुर्ग ने जो काली आकृति देखी, उसने बुजुर्ग को देख लिया और तुरंत उसकी गति बढ़ गई। जियान चेन, तुम कहाँ जा रहे हो? उड़ते हुए बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए कहा और फिर अपनी गति बढ़ाकर भागने वाले व्यक्ति से आगे निकलने की कोशिश की। शांतिपूर्ण रात में बुजुर्ग के विस्फोटक शब्द पूरे इलाके में गूंज उठे थे, ताकि अन्य 7 स्वर्ग संत मास्टर्स उसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकें। तुरंत कई तीखी आवाजें सुनी जा सकती थी, क्योंकि अन्य 7 स्वर्ग संत मास्टर्स क्षेत्र में उड़ते हुए आए थे। धनुष की टंकार से चौंके कबूतर की तरह जियान चेन ने तुरंत ही छिपने का सारा दिखावा छोड़ दिया और तेजी से पहाड़ के निकास की ओर उड़ चला। रात्रि का अंधेरा इतना अधिक गंभीर नहीं था कि किसी भी स्वर्गीय संत गुरु पर इसका कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए सभी बुजुर्गों ने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी। इस पीछा में जियान चेन जल्दी से क्षेत्र से भागने में सक्षम था। अपनी गति बढ़ाने के लिए इल्यूजनरी फ्लैश और स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य का उपयोग करके वह रात में एक तीर की तरह था। एक पल में वह एक बड़े धूल के बादल के साथ जमीन के एक लंबे क्षेत्र को पार करने में सक्षम था। इल्यूजनरी फ्लैश और हेवन स्टोलन फॉर्चून दोनों के संयुक्त उपयोग से उसका पीछा कर रहे उड़ते हुए हेवन सेंट मास्टर जल्दी से उसके पीछे गायब हो गए। इसके बाद जियान चेन ने थोड़ा धीमा करना शुरू कर दिया और हेवन स्टोलन फॉर्चून को रोक दिया। वह जानता था कि अगर वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा तो धूल के निशान से उसकी स्थिति का पता चल जाएगा और हेवन सेंट मास्टर्स के समूह को जल्दी से पता चल जाएगा कि वह कहाँ है। लेकिन जियान चेन द्वारा अपनी गति कम करने के कुछ ही समय बाद अंधेरी रात में एक चमकदार सियान प्रकाश को भयावह गति से उड़ते हुए देखा जा सकता था। इसे पूरी तरह उड़ा दो, ये स्वर्ग के संत मास्टर की हवा है। स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य को पुनः सक्रिय करने से पहले जियान चेन ने शाप दिया। उसकी गति तुरंत आसमान छू गई ताकि वह अपने पीछे खड़े स्वर्ग के संत मास्टर से बच सके। उसके पीछे पीछे चल रहे स्वर्ग संत मास्टर शिव परिवार के तीसरे बुजुर्ग थे और यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने शुरू में जियान चेन को धमकाने के लिए जहर का इस्तेमाल किया था। जियान चेन की आकृति को दूर दूर तक बढ़ता देख तीसरे बड़े ने चौंक कर कहा, ऐसा लगता है कि तीसरे भाई की बातें झूठी नहीं थी। अगर जियान चेन मेरी गति को हरा सकता है तो इसकी गति संभावना के दायरे से कहीं ज्यादा है। यह विश्वास करना वाकई मुश्किल है कि एक पृथ्वी संत मास्टर इतनी गति प्राप्त कर सकता है। जियान चेन की नई गति से वह सिर्फ 2 घंटे ही यात्रा कर सकता था। उन 2 घंटों के बाद वो पूरी तरह थक जाएगा। उसके पास लड़ने के लिए भी पर्याप्त ताकत नहीं होगी, भागने की तो बात ही छोड़िए। अध्याय 366 अपरिहार्य जाल 4। भागते हुए जियान चेन अपने विकल्पों के बारे में सोचता रहा। बार बार दिशा बदलते हुए वह निकटतम शहर की ओर दौड़ पड़ा। जियान चेन ने आसपास के माहौल को पहले से ही याद कर लिया था, इसलिए उसे पता था कि 1000 किलोमीटर दूर एक ही प्रथम श्रेणी का शहर है। हवा के कारण स्वर्ग संत मास्टर उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए वह उसे केवल अस्थायी रूप से ही गिरा सकता था। अगर वह रुक जाता तो स्वर्ग संत मास्टर जल्दी ही उसे पकड़ लेते। इसलिए बिना किसी उद्देश्य या दिशा के भागना संभव नहीं था। एक बार जब उसका संत बल समाप्त हो जाता तो वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता।
उसे एक शहर में प्रवेश करना था। चारों ओर कई तरह के लोगों के होने के कारण वह बिना पकड़े जाने के खुद को छिपा सकता था। जियान चेन ने शीघ्रता से प्रथम श्रेणी शहर की यात्रा की और वहां पहुंचकर वह दीवार फांदकर उसके पीछे स्थित इमारतों के बीच छिप गया। जियान चेन के गायब होने के कुछ समय बाद ही तीसरे बुजुर्ग को हवा में उड़ते हुए एक नीली रोशनी की लकीर दिखाई दी। आधी रात को हवा में तैरते हुए उसने शहर की ओर देखा। कितना चालाक नौजवान! ये देखकर कि तुम शहर के अंदर कैसे रुक गए, इसका मतलब है कि तुम लंबे समय तक उस गति को बनाए नहीं रख सकते। इसके बाद बुजुर्ग बिना हिले डुले शहर का अध्ययन करते रहे, मानो जियान चेन का कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हों जिसका पीछा किया जा सके। कुछ समय बाद हवा में उड़ते हुए 7 स्वर्गीय संत गुरुओं की आवाजें सुनी जा सकी, जो अंततः शिव परिवार के तीसरे बुजुर्ग के पास रुकी। तीसरे बुजुर्ग, क्या जियान चेन शहर के भीतर छिप सकता था? चौथे बुजुर्ग ने पूछा। तीसरे बुजुर्ग ने आह भरी, इस जियान चेन की गति वाकई बहुत तेज है। अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। वह शहर में गायब हो गया और मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वह कहाँ है। कैसे? ये कैसे संभव है? तीसरे बुजुर्ग, क्या जियान चेन की गति वास्तव में इतनी तेज है कि आप भी उसके साथ नहीं रह सकते? तीसरे बुजुर्ग के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर चौथे बुजुर्ग की आंखें अविश्वास से बहुत बड़ी हो गईं। लेकिन वह अकेला नहीं था। जीडे कबीले के 2 भाई भी अविश्वास में ही देख सकते थे। एक पृथ्वी संत मास्टर का एक पवन प्रधान स्वर्ग संत मास्टर से आगे निकल जाना अब तक एक असंभव उपलब्धि थी। ये सुनकर कई परिवार के तीसरे भाई ने एक हल्की सी मुस्कान छुपा ली। अगर हवा के कारण स्वर्ग के संत मास्टर भी जियान चेन को नहीं पकड़ पाए, तो जियान चेन का उसके हाथों से बच निकलना कोई बहुत शर्मनाक बात नहीं थी। ये जियान चेन बहुत चालाक है। ऐसे शहर में छिपना जहां हजारों लोग और इमारतें हों, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अगर हम सावधान नहीं रहे तो वह हमारी लापरवाही का फायदा उठाकर दूसरों के बीच से निकल जाएगा। जीडे कबीले के एक बुजुर्ग ने कहा। साथ ही साथियों, भोर हो चुकी है, हमें जल्दी से एक निश्चित क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए ताकि वह फिर से हमारी पकड़ से बच न सके। तीसरा भाई बोला। मेरे हिसाब से हम 8 लोगों को शहर के राजा के पास जाना चाहिए और उनसे हमारी मदद के लिए कुछ सैनिकों की व्यवस्था करवानी चाहिए। फिर हम में से बाकी लोग मुख्य द्वारों के साथ साथ शहर के दूसरे अलग थलग इलाकों की भी रखवाली करेंगे। इस तरह जियान चेन हमसे बचकर नहीं भाग पाएगा। जीडे कबीले के एक और बुजुर्ग ने कहा। तीसरे भाई ने हल्के से सिर हिलाया, यही एकमात्र विकल्प बचा है। मैं जाकर शहर के स्वामी को सूचित करूंगा। तुम सातों को फैल जाना चाहिए और अपने क्षेत्रों की रक्षा करनी चाहिए। हमें सख्त पहरा देना चाहिए। चाहे कोई भी जाने की कोशिश करे, उसे अपना चेहरा धोने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जियान चेन को अपना चेहरा बदलने से रोकने के लिए है। अगर कोई भी इसका पालन नहीं करता है तो उसके साथ निर्दयता से पेश आना चाहिए। योजना तैयार होने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पूरे करने में जुट गए। एक बड़े से बगीचे में मशालें उठाए सैनिकों का एक समूह गश्त करता हुआ दिखाई दे रहा था। उनकी शक्ल देखकर ही कोई भी बता सकता था कि यह इलाका किसी आम आदमी का नहीं है। गार्डों के इलाके में गश्त करने के कुछ ही देर बाद अचानक एक काली छाया बगल से आती दिखाई दी। रात के अंधेरे में वह बिना किसी आवाज के खाली कमरों में से एक में घुस गया। यह आकृति जियान चेन थी। रहने के लिए एक खाली घर चुनने के बाद जियान चेन ने अपने कानों को बाहर की किसी भी आवाज के लिए तान दिया। उसके बाद वह सफेद बाघ के पास जाकर बैठ गया। एक और क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को बाहर निकालकर उसने अपनी खोई हुई सेंट फोर्स को वापस पाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो सफेद बाघ को जियान चेन के खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए रास्ते में बाघ का बच्चा बहुत शांत था और जियान चेन की छाती के आसपास ही रहा। उसकी आंखें जिज्ञासा से आसपास देख रही थीं और जब वे खाली घर के पास पहुंचे तो वह जियान चेन के बगल में बैठ गया। अपने कानों को भी जोर से दबाते हुए शावक ने कोई और हरकत नहीं की। समय बीतता गया और सूरज आसमान में तेजी से ऊपर चढ़ता गया। इस समय तक जियान चेन ने अपनी पूरी ताकत वापस पा ली थी और क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए खड़ा हो गया था। इस कमरे में बहुत समय से कोई नहीं रहता था, इसलिए जमीन पर धूल की एक परत जमी हुई थी। इसके अलावा फर्नीचर की व्यवस्था बहुत ही साधारण थी, जैसे कि अगले निवासी के आने पर उसे व्यवस्थित करना हो। कमरे में कई पलों तक बैठने के बाद जियान चेन की नजर अपनी स्पेस रिंग पर पड़ी।
कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने एक और स्पेस रिंग पकड़ी और अपनी चीजों को बांटना शुरू कर दिया। शासक आयुध, स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल और कई अन्य कीमती वस्तुएं एक स्पेस रिंग में चली गईं, जबकि दूसरी स्पेस रिंग में कपड़ों के कई सेट, कुछ राक्षस कोर और पैसे थे। फिर जियान चेन ने अपनी स्पेस रिंग को दूसरे से बदल दिया। स्पेस रिंग और उसके कीमती सामान एक छोटे से बॉक्स में चले गए, जिसके बाद उसने उसे छिपाने के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी। चूंकि शहर के चारों ओर 8 स्वर्ग संत गुरु थे, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वह बच पाएगा या नहीं, इसलिए उसे खुद को तैयार करने की जरूरत थी। एक योजना ये थी कि अधिक कीमती वस्तुओं को स्पेस रिंग में छिपा दिया जाए और उसे एक गुप्त क्षेत्र में रख दिया जाए। भले ही वह मर जाए, जियान चेन को यह देखने की कोई इच्छा नहीं थी कि जेडे कबीले या शे परिवार द्वारा वस्तुओं को बरामद किया जाए। यदि वह इस विपत्ति से बच निकलता तो सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद वह वापस आकर सामान वापस ले सकता था। बॉक्स के अंदर सामान बंद करने के बाद जियान चेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर जल्दी से एक बार फिर बॉक्स खोला। डुआनयुन तलवार और ट्रेजर माउंटेन की सील को बाहर निकालकर उसने उन्हें तीसरे स्पेस रिंग में रख दिया। वह जानता था कि शे परिवार के तीसरे भाई के पास शासक के आयुधों को खोजने का एक तरीका था, इसलिए उसे उन्हें अन्य कीमती वस्तुओं से अलग करने की जरूरत थी। रात जल्दी ही हो गई और बगीचा खाली हो गया। जियान चेन ने हल्के से दरवाजे खोले और सफेद बाघ के साथ बाहर भाग गया। एक पल में वह इमारत के निवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुएं के पास पहुंचा। बॉक्स के साथ स्पेस रिंग को उठाकर उसने उसे कुएं में फेंक दिया और वापस उस कमरे की ओर चल पड़ा जिसमें वह रह रहा था। इमारत की बीम पर छलांग लगाते हुए जियान चेन ने अपनी उंगलियों से तलवार क्यूई की एक तेज मात्रा जारी की और दूसरी स्पेस रिंग को रखने के लिए एक छोटी उंगली के आकार का छेद खोदा। इस छेद में शासक आयुध के साथ अंतरिक्ष वलय को रखकर जियान चेन ने छेद को वापस भर दिया, जिससे इसे नोटिस करना बेहद मुश्किल हो गया और यहां तक कि देवताओं के लिए भी जानना पूरी तरह से असंभव हो गया। ये सब हो जाने के बाद जियान चेन ने राहत की सांस ली। अगर उसे खोज भी लिया गया तो भी ये दोनों परिवारों में से किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। भोर होते ही जियान चेन ने फिर से अपना चेहरा बदल लिया। फिर उसने आज्ञाकारी छोटे सफेद बाघ को अपनी छाती से लगा लिया और हल्के से उसके सिर को सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, छोटे बाघ, मुझे स्थिति का पता लगाने के लिए इधर उधर जाना है और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ला सकता। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा और आज्ञाकारी होकर यही रहना होगा। इधर उधर भागना मत, ठीक है? बाघ शावक की चमकीली आंखें जियान चेन को घूर रही थीं, जिससे उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बातें समझी गईं या नहीं। इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हुए जियान चेन ने कई दूध की बोतलें निकाली और बाघ शावक को बिस्तर पर छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। जियान चेन ने चुपके से जागीर से सड़कों पर अपना रास्ता बनाया। गली से मुख्य सड़क पर चलते हुए उसने ऐसा दिखाया जैसे वह बस एक आम राहगीर हो। फिर उसने घरों का निरीक्षण करना शुरू किया ताकि पता चल सके कि वह किस तरह के इलाके में था। विला के गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था हुआनपू ट्रेडिंग। जाहिर है यह इलाका व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर था। विला का नाम याद करते हुए जियान चेन उस क्षेत्र से बाहर निकल गया और शहर में घूमने लगा। प्रथम श्रेणी का शहर द्वितीय श्रेणी के शहर से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा आलीशान होता था। जब कोई प्रथम श्रेणी के शहर में प्रवेश करता था तो उसे कई अमीर और मजबूत दिखने वाले भाड़े के सैनिक दिखाई देते थे, जो स्पष्ट रूप से इतनी बड़ी संख्या में कहीं और नहीं देखे जाते थे। अचानक एक जोरदार शोर सुनाई दिया जब बख्तरबंद सैनिकों का एक दस्ता एक के बाद एक दुकानों में घुसा, मानो कुछ खोज रहा हो। रास्ते में वे हर किसी से इस तरह से सवाल करते रहे कि हर कोई झुंझलाहट और उलझन में बड़बड़ाने लगा। तभी एक सैनिक ने जियान चेन का रास्ता रोका। क्या आपने कहीं किसी व्यक्ति को शुद्ध सफेद जादुई जानवर ले जाते देखा है? मैंने नहीं। जियान चेन के चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी जब उसने जवाब दिया। तुम जा सकते हो। याद रखो, अगर तुम्हें कोई बर्फीला सफेद जादुई जानवर या कोई अस्वाभाविक उभार वाला आदमी दिखे तो तुम्हें तुरंत शहर के राजा को इसकी सूचना देनी होगी। सिपाही के चेहरे पर गंभीरता थी और वह जियान चेन को घूर रहा था। हाँ, समझ गया। अगर मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा तो मैं तुरंत शहर के राजा को सूचित करूंगा, जियान चेन ने जवाब दिया। उसके बाद सैनिक ने जियान चेन पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे किसी और से पूछताछ करने के लिए छोड़ दिया। 3 सड़कों पर चलने के बाद जियान चेन ने देखा कि वही सैनिक हर दुकान या घर में जा रहे थे और लोगों को रोककर उनसे पूछताछ कर रहे थे।
बेपरवाही से जियान चेन सड़कों पर घूमता रहा और आखिरकार शहर के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर बाहर आने जाने वाले लोगों की लगातार आवाजाही के बजाय वहां व्यापारियों और यात्रियों की भीड़ थी। पास के एक रेस्तरां की ऊंची मंजिल पर चलते हुए जियान चेन ने देखा कि शहर के दरवाजों पर बड़ी संख्या में सैनिक पानी के कई बड़े बर्तनों के साथ पहरा दे रहे थे। हर उस व्यक्ति के चेहरे पर गीले कपड़े से रगड़ा जाता था जो अंदर या बाहर जाने की कोशिश करता था। यहां तक कि अमीर और शक्तिशाली लोग भी इस व्यवहार से अछूते नहीं थे, जिससे वे बहुत नाराज थे। ये देखकर जियान चेन कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। अभी यह शहर पूरी तरह से जीडे कबीले और शिव परिवार के नियंत्रण में था। इसके साथ ही उन्होंने पूरे शहर में एक ऐसा जाल बिछा दिया था जिससे बचना मुश्किल था। अध्याय 367 ठिकाने का खुलासा। किसी को संदेह न हो, इसलिए जियान चेन कुछ देर बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और तुरंत क्लास 2 मैजिकल बीस्ट माउंट खरीदने चला गया। खुद को एक भाड़े के सैनिक के रूप में छिपाने के बाद वह ये देखने के लिए अन्य 3 द्वारों की ओर निकल पड़ा कि क्या वे भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं। रास्ते में जियान चेन को सैनिकों ने कई बार रोका था। आराम से सवालों के जवाब देते हुए जियान चेन मन ही मन इस बात पर खुश हो रहा था कि सैनिकों को शहर के सभी लोगों से अपना चेहरा धोने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसका भेष लगभग पूर्णता की हद तक दोषरहित था, लेकिन यह पानी के सामने टिक नहीं पाता था। अगर उसे अपना चेहरा धोने के लिए कहा जाता तो उसका भेष तुरंत धुल जाता। इस पूरे दिन जियान चेन केवल शहर में घूमकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि जीडे कबीले और शिव परिवार की नज़र और कान कहां तक नहीं पहुंचे। हालांकि उसे शहर में छिपने के लिए कई अच्छी जगहें दिख रही थीं, लेकिन कोई भी जगह लंबे समय तक छिपने लायक नहीं थी। हुआनपू ट्रेडिंग के आधिकारिक हॉल में पहले स्थान पर 70 साल की उम्र के एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उनके दोनों ओर लगभग 20 युवा पुरुष अपनी आंखों में अजीब चमक लिए हुए दिखाई दे रहे थे। पहले स्थान पर बैठा बुजुर्ग हुआनपू कबीले का वर्तमान मुखिया था। अपनी आंखों में चमक के साथ वह धीरे से बोला, आज शहर में अजीब हलचल है। सभी सैनिकों को शहर के भीतर एक अज्ञात व्यक्ति की तलाश करने का आदेश दिया गया है और भेजा गया है। मुझे अभी अभी शहर के स्वामी ने सूचित किया है कि मूनलाइट सिटी के सभी कबीलों को शहर के संचालन का पालन करना होगा। अगर हमें कोई व्यक्ति बर्फीले सफेद जादुई जानवर या किसी अप्राकृतिक उभार के साथ मिलता है तो हमें तुरंत स्वामी को रिपोर्ट करना है। ये कहते हुए बुजुर्ग ने एक पल के लिए बोलना बंद कर दिया और अपने पास एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। लिंडे, तुम हमारे रक्षकों के प्रभारी हो। एक पल में जाओ और हमारे आधे लोगों को हमारे नियंत्रण वाले क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए ले जाओ। फिर बाकी आधे लोगों को हमारे पूरे परिसर की तलाशी लेने के लिए ले जाओ। अगर वह दिखाई दे तो उसे भागने मत देना, समझे? हाँ कुलपति। हुआनपू कबीले के सदस्य लिंडे ने एक पल के लिए हिचकिचाहट से पहले जवाब दिया, कुलपति, ये केवल एक ही व्यक्ति है, क्या उसे खोजने के लिए हमारे इतने सारे संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है? हाँ कुलपति, मुझे भी यह अजीब लगता है। शहर का स्वामी इस तरह का आदेश कैसे दे सकता है? शहर के भीतर एक व्यक्ति की तलाश के लिए पूरी सेना का इस्तेमाल करना, क्या ये राय का पहाड़ नहीं बनाना है? तुरंत ही मेज पर बैठे सभी पुरुष अपनी अपनी शंकाओं में डूब गए। कुलपति केवल आह भरकर कह सकते थे, यह मेरे लिए भी अचानक हुआ था, लेकिन स्थिति आप सभी की सोच से कहीं ज्यादा भयावह है। अगर शहर के स्वामी को पता चलता है कि जिस व्यक्ति की वे तलाश कर रहे हैं वह हमारे इलाके में देखा गया है या ये तय करता है कि हम उसे जानबूझकर छिपा रहे थे, तो परिणाम गंभीर होंगे और हमारा कबीला गायब हो सकता है। ये सुनते ही नीचे बैठे लोगों का समूह तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि वे सभी परिणामों से भयभीत हो गए। अच्छा, तो यह मीटिंग तय हो गई। लिंडे, जाकर खुद खोज का नेतृत्व करो। कोई दुर्घटना न होने दो या कोई पत्थर छूटने न दो, अन्यथा हमारे हुआनपू कबीले को होने वाला नुकसान इतना गंभीर हो जाएगा कि हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। कुलपति ने गंभीर भाव से कहा। कुलपति, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं, लिंडे, इस मामले को व्यक्तिगत रूप से संभालूंगी। जब हुआनपू कबीले ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू की तो मिंग्यांग शहर के सभी छोटे बड़े कबीले भी यही काम कर रहे थे। शहर के अंदर का पूरा माहौल उन्माद की हद तक बढ़ गया था। हुआनपू कबीले के भीतर गार्डों का एक दस्ता विला में जगह की तलाशी लेने आया था। चाहे वह बगीचा हो या लॉग हाउस, उन्होंने तलाशी से एक भी कमरा नहीं छोड़ा। किसी भी चीज को नजरअंदाज किए बिना उन्होंने बिना किसी अपवाद के सभी उच्च रैंकिंग वाले सदस्यों के कमरों की तलाशी ली थी।
इसी समय एक गार्ड एक खाली कमरे में पहुंचा और अंदर तलाशी लेने लगा। सभी सावधान रहें, अलमारी तक को अछूता न रहने दें। एक भी चीज अपनी नजरों से ओझल न होने दें, एक गार्ड ने चेतावनी देते हुए कहा। अचानक जिस कमरे में जियान चेन छिपा हुआ था वह खुल गया और कई गार्ड अंदर आ गए तथा कमरे में तलाशी लेने लगे। निकटवर्ती खतरे को भांपते हुए सफेद बाघ शावक चुपचाप कमरे के कोने में सिमट गया। उसकी दोनों चमकदार आंखें बाहर की ओर घूर रही थीं और उसके कान किसी भी आवाज को सुनने के लिए तान रहे थे। इस समय जमीन पर गिरी हुई चादरें जो शावक को ढक रही थीं, फट गईं और एक रक्षक का चेहरा दिखाई दिया जो बिस्तर के नीचे देख रहा था। बिस्तर के नीचे बहुत जगह थी और बाघ शावक के छिपने के प्रयास के बावजूद उसका बर्फीला सफेद फर इतना अधिक आकर्षक था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। कप्तान, मुझे कुछ मिला है, गार्ड तुरंत चिल्लाया। कैप्टन तुरंत ही शालीन चेहरे के साथ कमरे में आए। क्या है? कप्तान, बिस्तर के नीचे देखो। गार्ड नीचे रेंग कर आया और इशारा किया। जमीन पर रेंग कर देखने के लिए आगे बढ़े कप्तान को जल्द ही सफेद बाघ का बच्चा दिखाई दिया जो छिपने की पूरी कोशिश कर रहा था। जल्दी से ओवरसियर लिंडे को सूचित करो। कप्तान का चेहरा चौंक गया और उसने अपने बगल में खड़े सैनिक को आदेश दिया। एक झटके में ओवरसियर लिंडे को इसकी सूचना मिल गई और जैसे ही उसने सफेद बाघ शावक को देखा, उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से गंभीर हो गया और वह चिल्लाया, स्थिति संभालो, परिधि की तलाशी लो। अगर तुम्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो उसे तुरंत पकड़ लो। हाँ, सभी पहरेदारों ने समान गंभीर भाव से उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद सफेद बाघ के बच्चे को लिंडे के पास लाया गया जो उसे कुलपति के कमरे की ओर ले गया। रास्ते में सफेद बाघ के बच्चे ने लिंडे के हाथों और छाती को काटने और खरोंचने के साथ ही गुर्राने जैसी आवाज करके साफ तौर पर अपनी नापसंदगी जाहिर की थी। हालांकि सफेद बाघ का बच्चा कोई साधारण जानवर नहीं था और वह पंख वाले बाघ देवता की प्राचीन जाति का था, लेकिन उसका जन्म अभी अभी हुआ था। अभी वह नवजात शिशु की तरह कमजोर था। चलना पहले से ही एक कठिन काम था और उसमें खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। मुख्य हॉल में हुआनपो कबीले के सभी उच्च पदस्थ सदस्य पहले से ही एकत्र हो चुके थे। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक गंभीर भाव था जब वे कुलपिता के हाथों में गुर्राते हुए सफेद बाघ के बच्चे को देखने के लिए मुड़े। क्या आपने अपनी जांच कर ली है? इस बाघ शावक को किसने पाला है? हुआनपो के मुखिया ने अपने सामने खड़े लोगों से पूछा। उसके सामने खड़े 20 आदमियों ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तभी लिंडे बोला, कुलपति, मैंने पहले ही पूछताछ कर ली है। हमारे हुआनपो कबीले में एक भी सदस्य ने इस जानवर को नहीं पाला है। उनमें से किसी ने भी पहले ऐसे जादुई जानवर के बारे में सुना तक नहीं है। चूंकि यह ऐसा है तो ये जादुई जानवर वही होगा जिसे शहर का स्वामी ढूंढ रहा है। लिंडे, जाओ और इस मामले की सूचना तुरंत शहर के स्वामी के महल में दो, कुलपति ने गंभीरता से कहा। शहर के राजा को यह सूचना मिलने के बाद भी पूरे शहर ने चैन की सांस नहीं ली। एक बुजुर्ग को तुरंत हुआनपो कबीले में भेजा गया और यहां तक कि कुलपति ने भी उससे कुछ भी गलत कहने की हिम्मत नहीं की। ये बुजुर्ग शे परिवार का तीसरा भाई था जो किसी भी जानकारी के लिए शहर के स्वामी की हवेली में इंतजार कर रहा था। ये सुनकर कि शावक मिल गया है, तीसरे भाई के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। बर्फीले सफेद फर का एक पूरा शरीर, 1 मीटर से भी कम लंबा और पंख वाला। ऐसा लगता है कि यह वही बाघ है जिसे जियान चेन पीछे छोड़ गया था। हाँ, जियान चेन, तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था। मैंने पहले ही पूरे मूनलाइट सिटी में एक अपरिहार्य जाल बिछा दिया है, तुम बच नहीं सकते। एक पूरे दिन के बाद जियान चेन जादुई जानवर की सवारी पर पूरे मूनलाइट शहर का चक्कर लगा चुका था। स्थिति वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। सभी 4 दरवाजों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी और यहां तक कि निवासियों से भी पूछताछ की जा रही थी। शहर छोड़ने के लिए सभी को अपना चेहरा धोने के लिए मजबूर किया गया था। इस प्रकार जियान चेन के शहर से भेष बदलकर भागने के किसी भी विचार को हटा दिया गया था। उसका नियमित रूप पहले ही पूरे शहर में तैयार और वितरित किया जा चुका था, इसलिए भले ही जियान चेन अपना नियमित चेहरा इस्तेमाल करे, उसे तुरंत देखा जा सकता था। जियान चेन ने एक सराय में एक कमरा किराए पर लिया था और क्लास 2 मैजिकल बीस्ट माउंट को एक वेटर को देखभाल के लिए दे दिया था। रात होने का इंतजार करने के बाद वह बिना कुछ कहे सराय से बाहर निकल गया और बिना किसी को पता लगे हुआनपो परिसर की ओर वापस छलांग लगा दी। दीवार पर कूदते हुए एक खामोश साए की तरह वह सावधानी से उस कमरे की ओर भागा जहां उसने बाघ के बच्चे को छिपाया था।
कमरे में घुसते हुए जियान चेन फर्श के पास घुटनों के बल बैठ गया और कमरे को रोशन करने के लिए अपने स्पेस बेल्ट से एक नाइट पल निकाला। लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर के नीचे देखा, वह खाली था। सफेद बाघ का बच्चा कहीं नजर नहीं आया। जियान चेन का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने तुरंत कमरे में चारों ओर देखा, जहां रात के मोती से उसे रोशनी मिल रही थी। जैसे ही उसने देखा, उसे धूल भरी जमीन पर कई पदचिह्न दिखाई दिए। जियान चेन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसका मन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा, सफेद बाघ शावक को पकड़ लिया गया था। अर्ध प्रकाशित कमरे में जियान चेन ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कमरे से बाहर निकलते हुए वह तुरंत परिसर के मध्य हॉल की ओर भागा। अध्याय 368 कोई रास्ता नहीं। सावधानी से सेंटर हॉल की ओर बढ़ते हुए जियान चेन ने चारों ओर देखना शुरू किया। जियान चेन जानता था कि उसकी पहचान किसी भी समय उजागर हो सकती है, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर बाघ शावक को वापस लेना था। उसने रमगिनीज से उसके शावक की देखभाल करने का वादा किया था, इसलिए वह शावक को कुछ भी होने नहीं दे सकता था। आज रात बगीचे में बहुत शांति थी। बहुत अंधेरा होने और बहुत ज्यादा गश्ती दल न होने के कारण जियान चेन अपने शुद्ध काले कपड़ों में भूत की तरह सेंटर हॉल में घुसने में सफल रहा। अगर वह बाघ को वापस लेना चाहता था तो उसे छिपकर भागना बहुत जरूरी था। जैसे ही जियान चेन हॉल में मचान के करीब पहुंचा, जियान चेन के कानों में एक परिचित आवाज सुनाई दी। ये बाघ के बच्चे की गुर्राहट की आवाज थी। बाघ शावक की चीखें सुनकर जियान चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह तुरंत ये खोजने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। उसने नहीं सोचा था कि शावक को ढूंढना इतना आसान होगा। अचानक पूरा क्षेत्र जगमगा उठा, क्योंकि जियान चेन के चारों ओर मशालें दिखाई देने लगी और पूरा स्थान चमकीले लाल रंग में रंग गया। जियान चेन, तुम सच में वापस आ गए। मैं सोच रहा था कि इस बार तुम भागने की कोशिश करोगे। अचानक एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। उसके बाद भीड़ में से एक व्यक्ति बाहर आया। जिस व्यक्ति ने बात की थी उसने सफेद वस्त्र पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। ये शे परिवार का तीसरा भाई था और उसके ठीक पीछे हुआनपो कबीले के उच्च पदस्थ सदस्य थे। कुलपिता के हाथों में बाघ का बच्चा था। वो जियान चेन को देखते ही कुलपति के हाथों में बाघ का बच्चा उत्साहित हो गया और उसके पास आने की कोशिश में अपने पंजे फड़फड़ाने लगा। एक छोटी लेकिन तीव्र गड़गड़ाहट के साथ चारों पंजे कुलपति की छाती पर पटकने लगे, मानो कुलपति द्वारा अब और गले लगाए जाने के लिए तैयार न हो। यह देखकर कि उसे खोज लिया गया है, जियान चेन ने छाया से बाहर छलांग लगा दी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे बेकार थे। हुआनपो कबीले के मुखिया ने जियान चेन को नापना शुरू किया। उसने जो देखा उससे पता चला कि जियान चेन 30 साल से कम उम्र का था, हर मायने में एक युवा। क्या ये वास्तव में वह व्यक्ति है जिसे नगर के स्वामी और ये सम्मानित लोग ढूंढ रहे हैं? हुआनपो कुलपति ने सोचा। जियान चेन ने हुआनपो के मुखिया को घूरते हुए कहा, बाघ का बच्चा मुझे लौटा दो। जियान चेन के अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए मुखिया शे परिवार के तीसरे भाई की ओर मुड़ा। हालांकि वह एक कबीले का मुखिया था, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए यह पूरी तरह से अनिवार्य था कि वह अपने सामने बैठे इस बुजुर्ग की बात सुने। तीसरे भाई ने जियान चेन को घूरते हुए कहा, जियान चेन, मैंने बहुत समय तक तुम्हारा साथ दिया है। शासक आयुध को तुरंत हमें वापस लौटा दो, अन्यथा हमारे कार्यों के लिए हमें दोष मत दो। यद्यपि तुम बहुत तेज हो, हम जानते हैं कि तुम इसे लंबे समय तक नहीं रख सकते। तुम हमसे बच नहीं सकते। जियान चेन तीसरे भाई की ओर हंसते हुए मुड़ा, मुझे डर है कि मैं तुम्हें शासक आयुध वापस कर दूं, उसके बाद भी तुम उनका इस्तेमाल मेरे खिलाफ करोगे। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। अगर तुम शासक आयुध वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें आकर उन्हें लेना होगा। तो फिर मर जाओ। तीसरे भाई का चेहरा बहुत काला पड़ गया, क्योंकि उसके चेहरे पर दयालु भाव गायब हो गया। एक भयावह चमक के साथ वह जियान चेन की छाती को छेदने के लिए अपने पवित्र हथियार के साथ जियान चेन की ओर भागा। हालांकि जियान चेन बहुत तेज था, फिर भी वह अंत में एक पृथ्वी संत मास्टर था। उस क्षमता के बल पर कोई भी तीसरे भाई जैसे स्वर्ग संत मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन जब तीसरे भाई ने कार्रवाई की तो जियान चेन ने भी ऐसा ही किया। ब्रह्मपूर्ण फ्लैश और स्वर्ग की चोरी की किस्मत दोनों को शुरू करते हुए उसका पूरा आकार अस्तित्व से दूर चला गया और फिर कुलपति के पीछे फिर से प्रकट हुआ। शावक को वापस लेते हुए उसके पैर जमीन पर टकराए और एक बार फिर से क्षेत्र से गायब हो गए। जियान चेन के पीछे ऊर्जा की एक लहर दिखाई दी। जब वह पीछे हट रहा था
उसी क्षण तीसरे भाई ने जियान चेन की पीठ पर बहुत जोर से प्रहार किया। पच। जियान चेन ने रात में गायब होने से पहले मुंह में खून थूका। तीसरे भाई ने आसमान की ओर देखा और फिर एक सीटी बजाई जो अंधेरे आसमान में गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। फिर वह आसमान में उड़ गया और एक तेज तीर की तरह जियान चेन का पीछा करने लगा। जैसे ही दूसरे स्वर्ग संत गुरुओं ने अपनी जगह से सीटी की आवाज सुनी, वे चौंक गए। आसमान में उड़ते हुए वे नीचे देखने लगे, मानो किसी भी पल जियान चेन पर घात लगाने की तैयारी कर रहे हों। इस तरह की योजना के साथ चाहे जियान चेन कहीं भी जाए, उसका पीछा किया जाएगा और उसे स्वर्ग संत मास्टरों में से किसी एक द्वारा रोका जाएगा। आधे क्षण बाद ध्वनि अवरोध के टूटने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि तैर रहे कई भाई की आंखें सिकुड़ गईं। बहुत ध्यान से घूरते हुए उसने देखा कि एक काली आकृति बहुत तेज गति से उसकी दिशा में उड़ रही थी। चौथे कई भाई ने एक और सीटी बजाई, जिससे बाकी लोगों को जाल शुरू करने का संकेत मिला। तैयारी में अपना खुद का संत हथियार निकालने के बाद उसके आसपास के क्षेत्र में सभी अग्नि तत्व इकट्ठा होने लगे। उसके हाथ की एक लहर से तलवार क्यूई का एक 20 मीटर लंबा समूह देखा जा सकता था, इससे पहले कि वह सीधे जियान चेन की ओर उड़ जाए। भागते समय जियान चेन को अचानक तलवार क्यूई का एक बड़ा साधारण उसके ऊपर से गुजरता हुआ महसूस हुआ। चौंक कर वह बिना किसी गति को खोए तुरंत सड़क से पास की एक इमारत की छत पर कूद गया। धमाका। एक बड़ी आग जैसी लाल तलवार क्यूई एक विस्फोटक धमाके के साथ जमीन पर गिरी, जिससे हवा में एक तीव्र गर्मी भर गई जो पूरे वातावरण में फैल गई। आसपास की सभी इमारतें इसकी ताकत के नीचे ढह गईं, जिससे सड़क समतल हो गई। जहां तलवार क्यूई ने हमला किया था, वहां 10 मीटर चौड़ा 20 मीटर गहरा गड्ढा बन गया था। जियान चेन के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब वह गड्ढे को देख रहा था। इससे उससे पता चल रहा था कि इस व्यक्ति की ताकत मोयुन कबीले के मुखिया से कहीं ज्यादा थी। कई भाई के आसपास की हवा में गर्मी की लहरें उठने लगीं, मानो कोई उल्कापिंड आसमान से गुजर रहा हो, इससे पहले कि तलवार क्यूई का एक और हमला जमीन पर गिरता जहां जियान चेन था। ये देखते हुए कि जियान चेन की गति उसके लिए बहुत ज्यादा थी, बुजुर्ग ने जल्दी से पूरी जगह को आग के सागर में बदल दिया ताकि हवा भी जल जाए। गर्मी इतनी तीव्र थी कि स्टील पिघल सकता था। स्वर्ग के संत गुरु पहले से ही दुनिया की ऊर्जा में हेरफेर करने में सक्षम थे। चौथा भाई दुनिया में अग्नि तत्वों में हेरफेर करने में सक्षम था, जिससे 500 मीटर चौड़ा और 100 मीटर ऊंचा अग्नि सागर बन सकता था। जियान चेन ने अपनी सांसों में हल्की सी गुर्राहट की, क्योंकि उसके भीतर से सेंट फोर्स की एक लहर निकली जो उसके पूरे शरीर को आग के सागर से बचा रही थी। उसी समय उसने शहर से भागने के एक और प्रयास के साथ हमले को पीछे छोड़ने के लिए इल्यूजनरी फ्लैश का इस्तेमाल किया। अचानक आग की 3 और धारियां आसमान में चमकती हुई दिखाई दीं, जैसे कि आग के निशान के साथ तारे गिर रहे हों। तेजी से आगे बढ़ते हुए सबसे नजदीकी स्वर्ग संत मास्टर पहले ही आग के एक और हमले के साथ बाहर की ओर फट चुका था। इस समय तक जियान चेन पहले से ही आग के सागर से घिरा हुआ था। ये 100 मीटर ऊंचा था और इसकी लपटों ने आकाश को ढक लिया था। आगे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां जियान चेन शरण ले सके, इसलिए वह केवल आगे छलांग लगाना ही चुन सकता था। आग के समुद्र का तापमान इतना ज्यादा था कि उसके शरीर के चारों ओर मौजूद सेंट फोर्स तुरंत टूट गया और उसके कपड़ों में आग लग गई। यह इतना ज्यादा गर्म था कि उसके बाल, भौहें और पलकें भी जलने के कगार पर थीं। अपने चारों ओर मैग्मा जैसी गर्मी और आग का प्रतिरोध करते हुए जियान चेन आग के समुद्र के निकास की ओर यात्रा जारी रखता रहा। टकराना। अचानक आग का एक बड़ा विस्फोट हुआ और चारों ओर रोशनी फैल गई। रात का अंधेरा कुछ पल के लिए रोशन हो गया और जो लोग गहरी नींद में सो रहे थे वे तुरंत जाग गए। आग के समंदर में जियान चेन को बहुत जोरदार चोट लगी थी। मुंह से खून थूकते हुए वह शहर की ओर आग के घेरे से बच निकलने में कामयाब रहा। हवा में तैरते हुए बुजुर्ग ने पीला चेहरा लिए हुए सांस लेना शुरू कर दिया और आह भरते हुए कहा, इतनी विस्फोटक जंगल की आग का इस्तेमाल करने और मेरी लगभग सारी ऊर्जा खर्च करने के बाद भी तुम नहीं मरे। लेकिन फिर भी तुम अभी भी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हो। मुझे संदेह है कि तुम भी अब ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाओगे। तभी उसके 3 भाई उसके पास आ गए। उनमें से एक ने जल्दी से कहा, भाई वह कहाँ है? वह उसी रास्ते से उसके पीछे जल्दी से भाग गया। चारों भाइयों ने तुरंत उसका पीछा किया और कुछ ही देर बाद एक और नीली रोशनी चारों भाइयों के पीछे से उस दिशा की ओर आती दिखाई दी जहां जियान चेन गायब हो गया था।
अपनी गंभीर चोटों के कारण जियान चेन सड़क पर तेजी से नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी वह ठीक ठाक गति से चल रहा था। 1 घंटे बाद जियान चेन एक जंगल में पहुंच गया। आग के सागर के दौरान जियान चेन ने बाघ शावक की पूरी तरह से रक्षा करना सुनिश्चित किया था ताकि उसे कोई चोट न लगे। खून का एक और घूंट पीकर जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी सांस वापस पाने की कोशिश की। अभी उसने अपनी संत शक्ति का 2/3 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था, जिससे उसके लिए स्वर्ग के संत मास्टर से बच पाना असंभव हो गया था। अचानक आकाश में एक नीली चमक दिखाई देने लगी, क्योंकि हवा के कारण स्वर्ग संत मास्टर जियान चेन का पीछा कर रहे थे। मन ही मन आह भरते हुए जियान चेन ने खुद को ये स्वीकार कर लिया कि उसके साथ विपत्ति आने वाली है। अपने सीने में लिपटे बाघ को सहलाते हुए जियान चेन को केवल शर्म महसूस हो रही थी। उसने रमगिनीत से उसके बच्चे की देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन अब जब वह इस स्थिति में फंस गया था तो उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। पेड़ की तलाश में जियान चेन ने अपनी मुट्ठियों से पेड़ के तने में छेद कर दिया। सफेद बाघ को ध्यान से पेड़ के तने में डालकर उसने छेद को फिर से ढक दिया ताकि कोई उसे देख न सके। फिर मुड़कर वह उस जगह से जाने लगा। वह थोड़ा और आगे भागता रहा ताकि वे बाघ के बच्चे से काफी दूर हो जाएं। जियान चेन ने अपनी सांस लेने के लिए रुककर स्वर्ग के संत मास्टर के आने का इंतजार किया। अभी उसने भागने का विचार छोड़ दिया था। स्वर्ग के संत मास्टर लगभग उसके पास ही थे। अब समय आ गया था कि वह आग के समुद्र से हुए नुकसान की भरपाई करे। अध्याय 369 नीला और बैंगनी तलवार क्यूई का एक सम्मेलन। कुछ ही देर बाद क्षितिज के बिल्कुल अंत में प्रकाश की एक नीली रेखा दिखाई दी। चकाचौंध करने वाली गति से जियान चेन की ओर उड़ते हुए स्वर्ग संत मास्टर जियान चेन के ऊपर हवा में रुक गए। यद्यपि बाहर अंधेरा था, परंतु इससे स्वर्ग संत मास्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जियान चेन, भागते रहो, तुम क्यों रुक गए? तीसरे बुजुर्ग ने 50 मीटर की दूरी पर ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह अब पहले जैसा मिलनसार व्यक्ति नहीं रह गया था। जियान चेन को पकड़ने में इतना समय बर्बाद करने के बाद तीसरे बुजुर्ग ने पहले ही अपना दयालु स्वभाव खो दिया था। जमीन पर बैठे हुए जियान चेन वर्तमान में अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का उपयोग कर रहा था। भले ही उसने भागने का फैसला नहीं किया था, लेकिन उसने स्वर्ग संत मास्टर्स के लिए इसे आसान बनाने की योजना नहीं बनाई थी। उसकी मृत्यु पर उसे भारी कीमत चुकानी होगी। तीसरा बुजुर्ग बिना कोई हरकत किए जियान चेन के ऊपर शांति से तैर रहा था। जीडे कबीले और शिव परिवार के अन्य सदस्य अभी तक यहाँ नहीं आए थे, इसलिए उसने जियान चेन की ओर बढ़ने की कोई योजना नहीं बनाई थी। उसे यह सुनिश्चित करना था कि बाकी सभी पहले आ जाएं ताकि दूसरे कबीले की इज्जत बच सके और उनके बीच के रिश्ते में दरार पड़ जाए। 1 घंटे बाद जीडे कबीले के 2 स्वर्ग संत गुरु और कई परिवार के बाकी भाई वहां पहुंचे। 8 स्वर्ग संत गुरुओं ने फिर जियान चेन को एक घेरे में बंद कर दिया, जिससे उसका भागना असंभव हो गया। जियान चेन, दुवानयुन तलवार लौटा दो और हम तुम्हारा शरीर बरकरार छोड़ देंगे, जीडे कबीले के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। खजाने के पहाड़ की मुहर लौटा दो, नहीं तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम मौत की भीख मांगोगे, कई भाइयों में से एक ने दहाड़ते हुए कहा। इन दोनों आदमियों को उसे आदेश देते हुए सुनकर जियान चेन ने उछलकर कई भाइयों पर अभी भी बिना खाली हुए क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को फेंक दिया। अगर तुम अपना शासक आयुध वापस चाहते हो तो आओ और इसे ले लो। स्वर्ग संत मास्टर्स के इतने शक्तिशाली समूह के साथ तुम एक भी पृथ्वी संत मास्टर का पीछा करने में असमर्थ हो। अगर मेरे अपर्याप्त संत बल के लिए नहीं तो तुम्हारे पास मुझे पकड़ने का कोई मौका नहीं होगा। क्या बेकार समूह है। 8 स्वर्ग संत गुरुओं के चेहरे पर सफेदी छा गई जब उन्होंने जियान चेन की बातें सुनी। वे पहले से ही जानते थे कि एक भी पृथ्वी संत गुरु को न पकड़ पाना निस्संदेह एक शर्मनाक बात थी। शर्मनाक बच्चे, मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या क्षमता है, चौथे बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, जब वह अपनी पीली विशाल तलवार के साथ जियान चेन की ओर बढ़ा, जो संत बल के साथ बाहर की ओर लहरा रही थी। जियान चेन की आंखों में एक विस्फोटक चमक देखी जा सकती थी, क्योंकि वह अपनी जागरूकता को उच्चतम स्तर पर ले आया था। स्पिरिट तलवार का उपयोग करते हुए लाइट विंड तलवार तुरंत एक चमकदार चांदी की रोशनी में बदल गई, जो चौथे बुजुर्ग के गले की ओर एक ध्वनि बूम जैसी ध्वनि के साथ चली गई। ऐसा लग रहा था मानो तलवार प्रकाश की गति तक पहुंच गई हो। हवा में उड़ते हुए और अपनी छवियां पीछे छोड़ते हुए लगभग कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, इसकी गति और रात के अतिरिक्त बोनस के कारण।
अचानक चौंककर चौथे बुजुर्ग का गला तलवार से छेद दिया गया, जिससे एक बड़ा छेद हो गया। चौथे बुजुर्ग के गले से तलवार निकलते ही वह जमीन से 50 मीटर ऊपर तीसरे बुजुर्ग की ओर उड़ी। तीसरे बुजुर्ग की आंख से एक चमक निकली जब उसके शरीर से बड़ी मात्रा में सेंट फोर्स बाहर निकली, जिसने उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। जिस क्षण तलवार ने संपर्क किया, उसकी गति तुरंत धीमी होने लगी और फिर पूरी तरह से रुक गई। उसी समय तीसरे बुजुर्ग के हाथ में एक चाकू दिखाई दिया। एक धमाके के साथ चाकू के चारों ओर की हवा उसके भीतर एकत्रित ऊर्जा से विकृत होने लगी। फिर एक घुरघुराहट के साथ तीसरे बुजुर्ग ने चाकू को जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार पर गिरा दिया। डिंग! एक तीखी धातु जैसी ध्वनि के साथ हल्की पवन तलवार शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ी। ब्लेड पर एक दरार थी। पफट! जियान चेन ने अपने ऊपर हुए नुकसान से मुंह भर खून छिड़का। उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड उससे जुड़ी हुई थी और स्पिरिट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते समय उसे नुकसान पहुंचा था। उसकी इंद्रियां हथियार के साथ सामंजस्य बिठा चुकी थीं। तीसरे एल्डर के वार ने न केवल उसके सेंट वेपन को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसने उसकी स्पिरिट को भी भारी झटका दिया, जिससे जियान चेन को सिरदर्द हो गया। अपने गले में एक बड़ा छेद होने के बाद भी शिव परिवार का चौथा बुजुर्ग मोयुन कबीले के पूर्वज की तरह था और मरा नहीं। इसके बजाय चौथे बुजुर्ग ने जियान चेन को एक नए डर के साथ देखा। वह जियान चेन से कुछ ही मीटर की दूरी पर था और उसके पास खुद को तैयार करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उस पल ने उसे लाइट विंड स्वॉर्ड के खिलाफ खुद का बचाव करने में असमर्थ बना दिया। यदि वह पृथ्वी संत मास्टर होता तो वह तुरंत मर जाता। जल्दी करो और इसे परिष्कृत करो। तीसरे बुजुर्ग ने एक गोली निकाली। चौथे बुजुर्ग को चबाने के लिए अपने मुंह में रखने के बजाय उसने इसे जियान चेन द्वारा छोड़े गए छेद में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से जियान चेन ने लाइट विंड स्वॉर्ड को वापस अपने हाथ में लिया। तलवार में दरार को देखते हुए उसके दिल में कुछ दर्द हुआ। तीसरे बुजुर्ग की छुरी में इतनी ताकत थी कि उसकी अपनी तलवार उसे संभाल नहीं पा रही थी। अचानक जियान चेन के सिर के ऊपर एक आग जैसी लाल चमक दिखाई दी, जिसने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। अपना सिर ऊपर उठाते हुए जियान चेन केवल ये देख सकता था कि सबसे बड़े कई भाई ने दुनिया के भीतर आग के तत्वों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और फिर उसे अपनी ओर फेंक दिया। विस्फोट से उठने वाली शुद्ध बेरसेर्क ऊर्जा की मात्रा ने जियान चेन को भी डरा दिया। अपनी झिझक को दूर फेंकते हुए जियान चेन ने खुद को जमीन पर फेंका और लुढ़क गया, ठीक उसी समय जब आग की विशाल तलवार उस जमीन पर जा गिरी जहां जियान चेन कभी खड़ा था। पूरी जमीन हिलने लगी और फिर फटकर 30 मीटर लंबी दरार दिखाई देने लगी। जैसे ही जियान चेन वापस खड़ा हुआ, उसके पीछे से तेज हवा का झोंका आता हुआ महसूस हुआ। जिएडे कबीले के बुजुर्गों में से एक अचानक जियान चेन के पीछे आ गया और उसने अपने पानी से भरे संत हथियार से उस पर वार किया। अचानक पीछे मुड़ते हुए जियान चेन ने स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को 3 गुना बढ़ा दिया। उसके हाथ में मौजूद लाइट विंड स्वॉर्ड दूसरे बुजुर्ग के सेंट वेपन से टकराते ही नीले और बैंगनी रंग की रोशनी से चमकने लगी। एक और धमाके के बाद जियान चेन ने खून का एक और घूंट फूंका और उसे वापस जमीन पर फेंक दिया गया। यहां मौजूद हर एक हेवन सेंट मास्टर मोयुन कबीले के पूर्वज से कहीं ज्यादा ताकतवर था और जियान चेन की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह उनमें से किसी का भी एक भी वार झेलने की स्थिति में नहीं था। खांसी। जियान चेन लगातार खून थूक रहा था और उसका चेहरा पीला होता जा रहा था। उसके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका था और इतने सारे गंभीर प्रहारों के कारण उसकी लड़ने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। बेटे, मैं ये पक्का करूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। कई परिवार के चौथे बुजुर्ग ने मुश्किल से खांसते हुए एक कर्कश आवाज सुनी। जमीन पर उतरते हुए उसने अपना संत हथियार निकाला और जियान चेन की ओर बढ़ गया। अपने होंठ काटते हुए जियान चेन ने वापस चढ़ने और अपने हथियार को पकड़ने के लिए संघर्ष किया। जीडे कबीले के बुजुर्ग से वार झेलने के बाद उसकी तलवार पर कई और दरारें दिखाई दी। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम सबको इतनी आसानी से अपनी जान लेने नहीं दूंगा। गंभीर चोटों के बावजूद जियान चेन की आंखों में अभी भी दृढ़ निश्चय की चमक थी। एक बार फिर उसकी तलवार पर नीले और बैंगनी रंग की हल्की चमक दिखाई दी, जिसने उसकी पूरी तलवार को ढक लिया। हालांकि इस बार दोनों रंग एक साथ मिल गए। जैसे ही चौथा बुजुर्ग जियान चेन के करीब पहुंचा, उसने जियान चेन का सिर काटने के प्रयास में तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया। जियान चेन की आंखों में एक पागलपन भरा भाव उभर आया और उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया।
उस क्षण में नीला और बैंगनी रंग की संयुक्त रोशनी एक पल के लिए हिलने लगी, फिर रोशनी टिमटिमाने लगी और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बिठाने लगी। जैसे ही दो तलवार क्यूई एक दूसरे के साथ मिल गए, प्रकाश पवन तलवार से एक आंख भेदने वाली रोशनी निकली। अब प्रकाश केवल नीला या बैंगनी नहीं था, यह अब दो रंगों का मिश्रण था। बैंगनी में नीला था और नीले में बैंगनी, मानो दोनों हमेशा एक ही थे। अचानक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मात्रा में तलवार क्यूई प्रकट हुई और पूरे क्षेत्र को भर दिया। एक सेकंड में पूरी दुनिया ऐसी लग रही थी मानो वह तलवार के इस क्षेत्र की हो। कोई भी व्यक्ति जहां भी जाता, उसे केवल तलवार क्यूई की जबरदस्त शक्ति का एहसास होता। तलवार क्यूई की इतनी मात्रा की कल्पना करना लगभग अविश्वसनीय था। ये किसी को भी यह विश्वास करने की अनुमति देता है कि यह स्वर्ग को जलाने या यहां तक कि स्वर्ग के आकाश को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। लेकिन लाइट विंड स्वॉर्ड में अभी भी एक छोटी सी दरार देखी जा सकती थी। इस दृश्य ने सभी आठों स्वर्ग संत गुरुओं को इस अप्रत्याशित परिवर्तन से भयभीत कर दिया था। उनकी आंखें चौड़ी होने लगी क्योंकि वे प्रकाश पवन तलवार से निकलने वाली विस्फोटक रोशनी को एक रहस्यमय नजर से देख रहे थे। जब यह तलवार क्यूई की बात आई तो उन्हें केवल भय महसूस हुआ। बस, यह ऊर्जा क्या है? सबसे बड़े कए भाई की आवाज डर से कांपने लगी। अचानक हवा का एक हल्का झोंका आठ स्वर्ग संत गुरुओं पर आया, जिससे उनके कपड़ों के कुछ हिस्से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। उनके शरीर पर ब्लेड के निशान दिखाई देने लगे और यहां तक कि उनके बाल भी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए, जैसे कि उन्हें पीसकर पाउडर बना दिया गया हो। धीरे धीरे उनके घावों से खून निकलने लगा और उनकी पूरी देह लाल हो गई। क्षेत्र के चारों ओर की पूरी हवा अब वही साधारण हवा नहीं थी, यह अब पूरी तरह से तलवार क्यूई से भरी हुई थी। जब हल्की हवा उनके शरीर पर बहती थी तो ये तलवार क्यूई के अनगिनत ब्लेडों से मारे जाने जैसा ही होता था। यहां तक कि अगर वे हवा की एक सांस भी अंदर लेते तो उनके अंदरूनी अंग और आंतें उनके चारों ओर जमा तलवार क्यूई द्वारा तुरंत अलग हो जाती। नीला और बैंगनी तलवार क्यूई के सम्मिलन के साथ पूरा क्षेत्र तलवार द्वारा शासित एक क्षेत्र बन गया था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां केवल तलवार क्यूई ही सर्वोच्च रह गई थी। आठों स्वर्ग संत गुरुओं में से प्रत्येक की सांस फूल रही थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने शरीर के भीतर बड़ी मात्रा में संत बल छोड़ना शुरू कर दिया ताकि वे अपने चारों ओर मंडरा रही तलवार क्यूई से खुद को बचा सकें। जल्दी करो, उसे मार डालो, तीसरे बुजुर्ग ने बिना किसी डर और कांपती आवाज में कहा। अध्याय 370 शाश्वत धिक्कार। जल्दी करो, उसे मार डालो, तीसरे बुजुर्ग ने बिना किसी डर और कांपती आवाज में कहा। तीसरे बुजुर्ग के शब्दों का सभी पर बहुत ही उत्साहपूर्ण प्रभाव पड़ा। वे सभी तुरंत ही अपनी स्तब्धता से बाहर आ गए और जियान चेन पर हमला करने लगे। जियान चेन के सबसे करीबी व्यक्ति चौथे बुजुर्ग थे, जिनकी आंखों में भयंकर चमक थी। जैसे ही वह अपनी तलवार घुमाने के लिए जियान चेन की ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर अचानक बदलाव आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अप्रत्याशित रूप से महसूस किया था कि उसके शरीर पर आसपास की हवा का दबाव बहुत ज्यादा था। एक अदृश्य बंधन की तरह वह अपनी सीमाओं से मुक्त होने में असमर्थ था, चाहे वह अपनी हरकतों में कितना भी जोर क्यों न लगा ले। जियान चेन की आंखें एक अजीब सी सनक से फैल गई। अगर उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़े तो वह भारी कीमत चुकाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। अपने दाहिने हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड लहराते हुए उसने चौथे बड़े के संत हथियार की ओर नीली और बैंगनी तलवार क्यूई से भरी लाइट विंड स्वॉर्ड को वार किया। डिंग! मानो उसका संत हथियार टोफू था, चौथे बुजुर्ग का संत हथियार दो टुकड़ों में बिखर गया। एक दबी हुई चीख के साथ उसके मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकला और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। चौथे बुजुर्ग के संत हथियार को तोड़ने के बाद भी जियान चेन को आश्चर्यचकित होने की सुविधा नहीं थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने लाइट विंड तलवार को नीचे लाया और सीधे बुजुर्ग की छाती में घुसा दिया। आह! चौथे बुजुर्ग ने दर्द से कराहते हुए कहा जब नीला और बैंगनी तलवार क्यूई उसके शरीर में घुस गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति फूट रही थी, क्योंकि तलवार क्यूई उसके शरीर के हर बिंदु पर जा लगी। एक पल में उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया और उसकी हड्डियां धूल में बदल गईं। इस बिंदु तक शेष स्वर्ग संत मास्टर्स ने पहले ही अपनी तलवार क्यूई से जियान चेन पर निशाना साधा था। अचानक पीछे मुड़ते हुए जियान चेन की हल्की पवन तलवार ने तलवार क्यूई के साथ आसमान को चीर दिया, क्योंकि यह अन्य हमलों के खिलाफ खुद का बचाव कर रही थी। जहां भी तलवार चलती थी वहां एक काली दरार बन जाती थी।
जब 7 स्वर्गीय संत मास्टर की तलवार क्यूई ने जियान चेन की संयुक्त तलवार क्यूई पर प्रहार किया, तो उनमें से कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि उनके हमले शून्य में विलीन हो जाएंगे। चौथे बुजुर्ग के क्षत विक्षत शरीर को देखकर तीसरे बुजुर्ग के दांत लगभग टूट गए। क्रोध उसके चेहरे पर छा गया और वह पीड़ा में दहाड़ने लगा। अब भी जियान चेन खून थूकता रहा, यहां तक कि उसके रोमछिद्रों से भी खून रिसने लगा था। न केवल उसके हाथ में मौजूद लाइट विंड स्वॉर्ड टूट गया था, बल्कि जियान चेन की त्वचा में कई दरारें दिखाई दे रही थीं, जिससे धीरे धीरे खून बाहर की सतह पर बह रहा था। नीला और बैंगनी तलवार क्यूई के मिश्रण ने अपनी शक्ति से सभी को चकित कर दिया। हालांकि जियान चेन की वर्तमान शक्ति के साथ वह ऊर्जा के इस शक्तिशाली स्रोत को नियंत्रित करने में असमर्थ था। चूंकि जियान चेन इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। अगर यह और लंबे समय तक चलता रहा, भले ही वह स्वर्ग संत मास्टर से न मरा हो, तो भी वह दुष्परिणामों से नष्ट हो जाएगा। जितनी देर तक जियान चेन ने नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई को मिलाया, उसके नतीजे उतने ही मजबूत होते गए। उसके दिमाग और शरीर दोनों पर पीड़ा के कारण जियान चेन लगभग जानवरों की तरह चीखने लगा था। बेपरवाही से हवा में उछलते हुए वह सबसे नजदीक स्वर्ग संत मास्टर की ओर बढ़ा और अपनी तलवार से रोशनी उस पर बिखेर दी। जिस क्षण स्वर्ग संत मास्टर ने तलवार को उस पर तान दिया, वह अचानक अपनी जगह पर जम गया। जियान चेन के हमले को महसूस करते हुए सबसे बड़े कए भाई ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जगह पर फंस गया है, तो वह घबरा गया। यहां तक कि उसके आसपास की जगह भी जम गई थी, क्योंकि वह बिना हिले डुले अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। सदमे और आतंक से अभिभूत सबसे बड़े भाई ने तुरंत अपनी बाधाओं से मुक्त होने के लिए अपने भीतर की संत शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की। अंत में यह व्यर्थ था, उसने कहीं भी कोई प्रगति नहीं की। बड़े भाई की भयभीत आंखों के सामने ही जियान चेन की हल्की पवन तलवार सीधे उसके सीने में घुस गई और फिर उसके शरीर में तलवार क्यूई फट गई। एक पल में बड़े भाई के चीखने से पहले ही उसका पूरा शरीर मांस और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया, और इस तरह बड़े कए भाई की जान चली गई। सबसे बड़े भाई को मारने के बाद जियान चेन ने फिर से खून का एक घूंट बहाया। इसके परिणाम पहले से ही जियान चेन की सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच चुके थे। उसके सिर के सभी 7 छिद्रों से खून टपकने लगा था और उसके बेहद पीले चेहरे के साथ ये चेहरा उसे एक भयावह भूत जैसा लग रहा था। बड़े भाई एल, सबसे बड़ा भाई। जैसे ही उनके सबसे बड़े भाई की मृत्यु हुई, अन्य 3 भाइयों की आंखें क्रोध और अविश्वास से लाल हो गईं। सब कुछ नष्ट कर दो, ये कैसी ऊर्जा है? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? हमें उसे जल्दी से मारना चाहिए, नहीं तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। जीडे कबीले के एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। हम अब और देरी नहीं कर सकते, अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करो। तीसरे बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। 2 स्वर्ग संत गुरु पहले ही जियान चेन के हाथों मारे जा चुके थे। यह एक ऐसा परिणाम था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई पृथ्वी संत गुरु स्वर्ग संत गुरु को मार सकता है। एक दूसरे की ओर देखते हुए जीडे कबीले के 2 बुजुर्गों ने तुरंत अपने स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया, जबकि तीसरे बुजुर्ग ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। जियान चेन, तुम्हें हमारे सबसे बड़े भाई की मौत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तीसरे भाई ने धार्मिक क्रोध में जोर से दहाड़ते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने अन्य 2 भाइयों के साथ एक उन्नत पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। स्वर्ग संत गुरुओं ने अपने युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए संयुक्त शक्ति स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल मिंग डोन द्वारा उपयोग किए जाने से कहीं अधिक थी। केवल 3 पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के साथ एक दमनकारी मात्रा में शक्ति ने खुद को जियान चेन के शरीर पर मजबूर कर दिया, जिससे वह हौंफने लगा, क्योंकि उसकी हड्डियां दबाव में टूटने लगीं। एक बड़े लंबी दूरी के हमले के रूप में कई परिवार के 3 भाइयों ने एक ज्वाला छोड़ी जो आसमान में फैल गई और जियान चेन की ओर बढ़ी। जियान चेन ने आकाश की ओर चीखते हुए अपनी सारी ताकत अपने दाहिने हाथ पर केंद्रित की और अपने हल्के पवन तलवार को उस पर निशाना साधते हुए नीचे गिराया। तलवार क्यूई ने तीनों भाइयों के हमले को खा लिया था और उसी समय उनके संत हथियारों को भी चकनाचूर कर दिया था। जिस क्षण उनके हथियार टूटे, तीनों भाइयों का खून तुरंत आसमान में भर गया। जियान चेन की तलवार की चमक अब लुप्त होने लगी, क्योंकि जियान चेन अपनी सीमा तक पहुंच गया था और अब वह न तो संयुक्त तलवार क्यूई को और न ही इसके साथ आने वाले नतीजों को संभाल सकता था।
अचानक मौसम अस्थिर होने लगा क्योंकि आसमान से काले बादलों की एक परत नीचे उतरने लगी। बादलों के बीच कई बिजली की चमक भी चमकती हुई देखी जा सकती थी। माहौल तनावपूर्ण होने लगा क्योंकि पूरा इलाका धीरे धीरे इस नई शक्ति स्रोत द्वारा भस्म हो रहा था। इसके तुरंत बाद जियान चेन पर अविश्वसनीय रूप से भारी दबाव पड़ा, जिससे उसकी हड्डियां टूटने लगीं। आसमान की ओर और भी ज्यादा पीला चेहरा लिए जियान चेन सिर्फ जीडे कबीले के 2 बुजुर्गों और शिव परिवार के तीसरे बुजुर्ग को ही देख पाया, जो खुद को संत शक्ति की एक परत से बचा रहे थे। आसमान में ऊपर तैरते हुए तीनों स्वर्ग संत गुरु एक ही समय में अपने स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का इस्तेमाल इतनी बड़ी शक्ति के साथ कर रहे थे कि उन्होंने मौसम को ही प्रभावित कर दिया था। जियान चेन के पूरे शरीर में एक तेज चुभन वाला दर्द महसूस किया जा सकता था, क्योंकि वह विजयी मुस्कान के साथ खुद को सीधा खड़ा रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने पहले ही 2 स्वर्ग संत मास्टर्स को मौत के घाट उतार दिया था और 3 शेष गए भाइयों के संत हथियारों को तोड़ दिया था। अगर वह उनके युद्ध कौशल को ले सकता है तो मृत्यु भी इसके लायक होगी। एक पल में तीनों स्वर्ग संत गुरुओं के लिए तैयारी का समय समाप्त हो गया। अगले ही पल 3 चमकदार रोशनी की किरणें जियान चेन की ओर इतनी तेजी से उड़ती हुई दिखाई दी कि उनके आसपास की हवा हिल गई। तीनों स्वर्ग संत गुरु बेहद सतर्क थे और जियान चेन से भिड़ने के लिए अपने संत हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। अनजाने में जियान चेन ने अपनी पहले से ही टूटी हुई लाइट विंड स्वॉर्ड को एक गार्ड मुद्रा में तैयार कर लिया था। एक जोरदार धमाके के बाद तीनों हेवन सेंट मास्टर के युद्ध कौशल ने जियान चेन के हथियार और शरीर पर प्रहार किया। बिना किसी प्रतिरोध के जियान चेन की हल्की पवन तलवार टूट गई। तलवार के टुकड़ों से हवा भरकर ये दुनिया की ऊर्जा में वापस बदलने लगी और शून्य में वापस लौट गई। बिना लंगर के पतन की तरह जियान चेन का शरीर 50 मीटर पीछे की ओर उड़ गया और बेरहमी से जमीन पर गिर गया। उसे और 20 मीटर लग गए, तब जाकर उसका शरीर गतिमान गेंद की तरह लुढ़कने के बाद शांत हुआ। उसकी छाती की गुहा में पहले से ही एक बड़ा छेद था, जिससे उसके अंदरूनी अंगों के स्थान पर सिर्फ हवा ही रह गई थी। सिर से लेकर पैर तक जियान चेन का शरीर खून से लथपथ था और उसके शरीर का एक भी हिस्सा खून से अछूता नहीं था। तीसरे बुजुर्ग ने जियान चेन की तरफ उड़ते हुए एक नीली रोशनी की लकीर देखी। उसने जियान चेन पर आसानी से हमला करने की कोई योजना नहीं बनाई थी और तुरंत अपने चाकू से उसके दिल में वार किया, जो पूरी तरह से उसकी छाती के आर पार हो गया। जियान चेन की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। वह अपनी आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन अंततः उसने उन्हें हमेशा के लिए बंद कर लिया। अगले ही पल जियान चेन की चेतना एक निराकार अवस्था में लौट आए। उसकी अपनी आत्मा पहले ही दुनिया से विदा होने लगी थी और बाहरी दुनिया के प्रति उसकी इंद्रियां सुस्त हो गई थीं। अपनी आत्मा के हमेशा के लिए गायब होने से पहले के अंतिम क्षणों में जियान चेन अपनी मां बी युनटिन, अपने पिता चांगयांग बा, अपने सबसे बड़े भाई चांगयांग हु, अपनी सबसे बड़ी बहन चांगयांग मिंग्यू, कारगात अकादमी से अपने सहपाठी टाइता और अपने करीबी दोस्तों किन शियाओ और मिंग डोन की यादों को याद करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या यह मौत का एहसास है? माँ, मुझे माफ करना। आपका बच्चा आखिर में आपको सम्मान नहीं दे पाया। बड़े भाई, दूसरी बहन, अतीत में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। अगले जन्म में मैं जियान चेन निश्चित रूप से आपको चुकाऊंगा। कैप्टन केंडल, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका। मिंग डोन, किन शियाओ, मेरे भाइयों, यह अलविदा है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। जियान चेन के दिमाग में लगातार यादें कौंधती रहीं और उसकी मानसिक स्थिति और भी अस्त व्यस्त होती गई। उसे पता चल गया था कि उसका समय खत्म होने वाला है।